हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तंसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, एक क्लास खल्लास, अब ये हमारा अपने आप में एक अलग ही ब्रांड बन चुका है, खल्लास क्लासेस। तो उसी खल्लास क्लासेस की सीरीज के अंदर आज आपके लिए मैं एक अनकोडिफाइड लॉ लेकर आया हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी अनकोडिफाइड लॉ को एक क्लास खल्लास के जरिए समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, मतलब कई सारे मेजर कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो सारे के सारे खल्लास क्लासेस आप लिंकिंग लॉ यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर वो खल्लास क्लासेस आपको नहीं मिले तो linkinglaws.com वेबसाइट पे जाना, वहां पे फ्री वीडियोस का मैंने एक ऑप्शन दे रखा है, उसके अंदर सारे लिंक एक साथ एक जगह पर सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। और वहां पर भी नहीं मिले तो फिर लिंकिंग लॉस तंसुख सर टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाना, वहां मिल जाएंगे। और वहां पे भी नहीं मिले तो @तंसुख सर करके मेरे को मैसेज कर देना, मेरी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। ठीक है जी, लेकिन क्लास बढ़िया से अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास से पूरी मेहनत की और शिद्दत से बनी हुई क्लास है। बिहार जुडिशरी के कैंडिडेट्स की खासकर रिक्वेस्ट थी कि सर फटाफट टॉट का मामला हमको डील करवा दो। एग्जाम के अंदर इसका वेटेज रहता है 10 नंबर का। कितना? 10 नंबर का रहता है। ठीक है, वही चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मेरा टी शर्ट अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, पैसे वसूल। जब भी कोई तारीफ करता है ना किसी चीज की तो पैसा वसूल हो जाता है। चलिए, अरे इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नंबर लगाऊंगा, तुम चिंता मत करो यार, तुम बड़ी टेंशन बहुत लेते हो यार। सब कुछ हो जाएगा, सारे के सारे फेरे पूरे करवाएंगे, उसके बाद बारात लौटेगी दुल्हन के साथ, तुम घबराओ मत। चलो, अब यहां पर अपन मामले को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो कि यार ये है क्या भला, क्या फंडा है इसका। बेसिक से लेकर एंड तक समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। बस इतनी सी शर्त है मेरी कि इधर उधर भटकना मत, है ना। बीच में मम्मी बुलाए तो मम्मी को बोल देना नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक आई एम बिजी। गेट की कुंडी लगा दो, ना कोई बाहर से आ पाए ना आप बाहर जा पाओ। ठीक है, अब समझो एक्चुअली क्या होता है कि हमने सिविल कानून, क्रिमिनल कानून अलग अलग फंडे बना रखे हैं। क्रिमिनल कानून में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो फिर उसकी सजा के रिगार्डिंग हम लोग प्रावधान डील करते हैं, है ना। साथ ही साथ में अगर सिविल कानून के अंदर कोई भी चीज आ जाती है तो हम देखते हैं कि उस सिविल कानून में क्या था। क्या कोई ट्रस्ट का रिलेशन था, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, है ना। कहते हैं ना कि प्री डिफाइंड। कई बार दो लोग इंसान जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, पहले से प्रॉपर तरीके से चीजों को डील करते हैं कि हाँ, कि हमें क्या करना है, इस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है। और अगर फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर के अंदर आ जाता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कानून जो है वो है कोडिफाइड कानून। अब ये कोडिफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? कोडिफाइड मतलब का ये कि हमने भैया इसको प्रॉपर तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन, चैप्टर्स वगैरह के अंदर। लेकिन जो आपके ये मुस्लिम लॉ है, टॉर्ट लॉ है, इंटरप्रिटेशन लॉ है, ये कोडिफाइड है नहीं, है ना। तो टॉर्ट लॉ भी ऐसा कैसा मामला होता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग जिसको आप अपराध कह सकते हो, और एक होता है सिविल रॉन्ग जिसमें अपन क्या करते हैं कि अपराध तो कमिट नहीं करते हैं लेकिन अपराध की जैसी एक चीज करते हैं जो कहीं न कहीं डैमेजेस को क्लेम करवाने में, कंपेंसेशन को क्लेम करवाने के अंदर हेल्पफुल होती है। तो अब पहला पॉइंट यह है कि टॉर्ट जो है वो अपने आप में एक ऐसा रॉन्ग है, एक ऐसा एक्ट है जो कि क्या करता है, सिविल रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। सिविल रेमेडी कहां से? कोर्ट से। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस टॉर्ट के अंदर जो भी सूट फाइल होते हैं ना वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके दूसरे सीपीसी के सूट्स होते हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं जो शायद आपको पता भी होगी। आपको पता है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में हमारा मतलब हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा है भाई, इतनी तो तानाशाही हम लोग कर सकते हैं ना। जब इतनी मेहनत से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अपना अधिकार तो जता ही सकते हैं। तो आपको पता है आपके सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 9, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है वो ऑल सिविल केसेस डील कर सकता है। यस और नो? ऑल सिविल केसेस। अगर एक्सप्रेसली इंप्लाइडली बार्ड है तो अलग बात है, बाकी कोई भी सिविल कोड जो है, कोई भी सिविल कोड क्या कर सकता है, सिविल कोड जो है वो ऑल केसेस डील कर सकता है। आज की क्लास बढ़िया से सुनना, मैं बता रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। टॉर्ट लॉ आपके सिलेबस में है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्लास आपका दिल खुश कर देगी। 2000 के नोट तुम फटाफट पेटीएम कर दोगे।
पर टाइम पे करना, क्योंकि बैंक वाले बाद में लेंगे नहीं 2000 के नोट। तो सिविल कोड क्या कर सकता है, सिविल कोड कोई भी सिविल प्रोसीडिंग को डीलेजर कर सकता है, बराबर। तो एक तो ये सेक्शन। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं लिंक करूं सेक्शन 9 को, अगर मैं लिंक करूं सेक्शन 141 के साथ, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो 141 में लिखा हुआ है कि जो ये सीपीसी की प्रोसीजर है ना, ये जो आपके सीपीसी की प्रोसीजर है, ये जो सीपीसी की प्रोसीजर है, ये आपके हर तरह की प्रोसीडिंग जो सिविल नेचर की है उस पर लागू की जा सकती है सिविल कोड के द्वारा, ठीक है। अगर कोई स्पेशल प्रोसीडिंग आ जाती है तो बात अलग। अब ये दोनों सेक्शन मिलके एक बात क्लियर करते हैं। क्या क्लियर करते हैं कि भैया अगर कोई सिविल नेचर का मामला है जो स्पेसिफिकली नहीं भी दे रखा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा हो, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, रॉन्ग हो रहा हो, ठीक है, और उस रॉन्ग के कारण दो में से कोई एक चीज, या तो किसी का लीगल राइट, किसी का कोई भी लीगल राइट है उसका हनन हो रहा हो, या फिर जो बंदा इस तरीके का एक्ट कर रहा है वो अपनी लीगल लायबिलिटी की कॉम्प्लायंस नहीं कर रहा। बस दो ही फंडे हैं जो आपको समझना है, या तो किसी के लीगल राइट का क्या हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो, या किसी की जो अपनी लीगल लायबिलिटी उसको फुलफिल नहीं कर रहा हो, और इसके कारण कानून उसको क्या देता हो, रेमेडी है जो दे रहा हो। तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, यहां से कनेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल सुनो, पड़ोस में शादी हो रही थी, है ना, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, ढिंके चिके मस्त वाला गाना बजाना, डीजे वीजे चल रहा है, ठीक है। अचानक पिताजी सोते सोते उठ गए, गुस्से के अंदर उठ गए, और जाके सीधे बालकनी में बोले कि तुम्हारे क्या है ये रात रात भर डीजे चलाते हो, हैं किसी इंसान को सोने नहीं दोगे क्या। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ ये पिताजी का जो राइट टू स्लीप का अधिकार था वो पड़ोसियों के हाईफाई डीजे ने कर दिया उनको परेशान। क्या कर दिया, उनको परेशान है जो कर दिया। तो क्या यहां पर कोई ऐसा कानून बना हुआ था पिताजी के बीच में और पड़ोसियों के बीच में, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि तुम रात को डीजे विजे बजाओगे तो मैं मना कर दूंगा, नहीं हो रखा था। फिर भी पिताजी को अधिकार है, क्यों भाई, कहां से आ गया अधिकार ये। तो ये अधिकार जो आया है, ये अधिकार जो आया है बेसिकली वो आया है एक तरीके से उनके लीगल राइट के हनन का, है ना। तो ये वाला चीज हो गया। तो इस तरीके से मतलब टॉर्ट की क्या होती है, लायबिलिटी अराइज होती है जो पहले से फिक्स नहीं होती है। पहले से दोनों पार्टी हो सकता है एक दूसरे को जाने भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ऐसा भी नहीं है। एक और एग्जांपल सुनो, देखो क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि टॉर्ट की लायबिलिटी उन जगहों पे लागू होती है जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी जगहों पे टॉर्ट की लायबिलिटी आ जाएगी, वो भी अनलिमिटेड कॉन्सिक्वेंस के साथ। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, इंडिया जीत गई। जैसे ही इंडिया जीती क्या हुआ, वो लोग जो है चिल्लाने लगे, हो करते करते खिड़की से आवाज बाहर तक आई। लोगों ने देखा इतनी आवाज कैसे आ रही है, दो गाड़ियां अचानक रुकी, है ना, दो गाड़ियां रुकी कि अचानक आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही एक गाड़ी रुकी, पीछे से दूसरी गाड़ी ने आके उसको ठोक दिया। दूसरी गाड़ी ने पहले गाड़ी को ठोका, क्योंकि पहले गाड़ी अचानक रोड पे रुकी। पहली वाली गाड़ी क्यों रुकी थी, क्योंकि घर के साइड में जो विंडो था वहां से जो आवाज आ रही थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान से मैच जीत गया था। अब जैसे ही एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोका, जोर से आवाज आई धम करते। पड़ोस में था प्राइवेट हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां पर एक नर्स बच्चे को क्या कर रही थी, फीडिंग जो है करवा रही थी, उसके हाथ में बच्चा था। अचानक धम की आवाज आई, बच्चा उससे नीचे गिर गया, बच्चे की डेथ हो गई। अब मुझे बताओ, वो बंदा जो भारत पाकिस्तान का मैच देखने के बाद, जीतने के बाद हो चिल्ला रहा था, क्या उसके ऊपर हम मर्डर का केस कर सकते हैं क्या कंपेंसेशन का मामला बन सकता है क्या, कि तुम्हारे कारण गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने से गाड़ी ठुकी, गाड़ी ठुकने से नर्स जो है वो साउंड सुन के नीचे जो उसने बच्चे को गिरा दिया। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हम किसी चीज को ना अनलिमिटेड कॉन्सिक्वेंस पे नहीं लेके जा सकते। तो टॉर्ट अगर अपने आप में अनडिफाइंड है तो साथ साथ लिमिटेड भी है, ये याद रखना। टॉर्ट जो है अपने आप में प्रॉपर तरीके से कोडिफाइड नहीं है, लेकिन लिमिटेड भी है। तो सबसे पहले तो आपको लिंकिंग करनी है सिविल प्रोसीजर कोड के कानून से, क्योंकि टॉर्ट अपने आप में क्या कहलाता है, सिविल रॉन्ग है जो कहलाता है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, अब मैं आपको बताता हूं इसका एक्सेप्शन, इसका अपवाद भी है। दुनिया में ऐसा कोई जनरल रूल नहीं बना जिसका अपवाद नहीं हो, जिसका एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। कुछ टॉर्ट ऐसे होते हैं जहां पर मेंस रिया होती है। अब इस वाले केस में तो कोई मेंस रिया नहीं थी, इस वाले केस में तो ठीक है नेग्लिजेंसी थी कि भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी लीगल लायबिलिटी है कि आपके हो हल्ला करने से पड़ोसी परेशान नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सपोज करो
सपोज करो कि मान लीजिए किसी बंदे ने किसी दूसरे के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, मामला चला, फाइनली जिस बंदे के खिलाफ आपने मामला दर्ज किया था वो बंदा केस जीत गया। अब मेरे एक दोस्त ने मेरे ऊपर एक झूठा मामला दर्ज करा दिया कि तनसुख सर ने 5 लाख रुपए लिए, 5 लाख ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ 50,000 रुपए लिए, क्या पता वास्तव में आ जाए, 5 लाख कैसे भरूंगा मैं, 50,000 रुपए तनसुख सर ने लिए, मेरे को दिए नहीं वापस, ऐसे करके उसने झूठा केस ठोका मेरे ऊपर। फाइनली सच्चाई की जीत होती है, मैं जीत गया। तो मैं जीत गया तो मैंने कहा अब बेटा तेरा मैं नंबर लगाऊंगा। मैंने उसके खिलाफ सूट फाइल किया कि इसने मेरे अगेंस्ट द्वेषपूर्ण मामला दर्ज कराया था। तो अब यहां पर क्या हुआ, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में मैं कंपेंसेशन क्लेम कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला मामला आ सकता है। तो अब ये जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है ये क्या, ये भी एक तरीके का टॉर्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये एक तरीका क्राइम भी है। ये टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर भी आती है और क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर भी आती है। ऐसे केस में पता है क्या होता है, ऐसे केस में आपको सिविल रेमेडी भी मिलेगी और क्रिमिनल रेमेडी भी मिलेगी। ऐसे भी आएंगे टॉर्ट जो हाइब्रिड नेचर के होंगे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे मेन सरिया चाहिए होती है। तो आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं जहां पर ऐसे कौन कौन से मैटर बनते हैं जहां पर मेन सरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। खैर ओवरऑल बात इतनी सी है कि टॉर्ट बहुत खूबसूरत कानून है, आप बस इसको अप्लाई करते चलो, आप पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं बता रहा हूं तुम समाज में परिवर्तन ला सकते हो अगर तुमको लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जानकारी है तो। एक बस वाला पेट्रोल पंप पे क्या करा रहा है, पेट्रोल भरवा रहा है और सारे पैसेंजर अंदर बैठे हैं, क्या वहां पर उसने टॉर्ट कमिट किया है क्या, थिंक अबाउट इट। तो कई सारी चीजें यहां पर आ सकती हैं। आइए मिलके क्या करते हैं, इस मामले को डील है जो करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो भाई, तो जहां पर कोई दूसरा कानून काम नहीं आता वहां पे टॉर्ट का बड़ा रोल है जो हो सकता है, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे समझेंगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा डराने का काम कर देता हूं। देखो टॉर्ट की एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको है ना थोड़ा रटने वाला काम करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लीगल मैगजीन है तो उनके रिगार्डिंग केस कौन सा था, अब वो केस सारे अंग्रेजों के जमाने के केस। एक्चुअली क्या था कि भारत में तो टॉर्ट का कानून था ही नहीं, हमने तो ये जो चीज है, ये जो विरासत है वो इंग्लैंड से ली है। देखो इंपोर्टेड कानून नहीं है, तो सस्ता देसी मामला नहीं है, इसका इंपोर्टेड है, हमने इंग्लैंड से इंपोर्ट किया है टॉर्ट के कानून को, ये याद रखना। इसको क्या है कि वहां पर बोला जाता था, देखो मैं आपको बताऊं, मैं लिख के भी लाया हूं, इसको कहा ट्विस्टिंग करने को लेकर इसका कानून है जो एप्लीकेबल होता है और इस चीज को टॉर्टम कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैं मेरी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग भी लाया हूं, आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बोल के सुनाऊंगा। लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहां से आ रखा है, इसका लेटिन नाम है टॉर्टम, ठीक है। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, क्या करना, टू ट्विस्ट करना, ये इसका वर्ड है जो होता है, ये टॉर्टम है। अब कई बार वो एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, बताओ व्हाट वाज द लेटिन टर्म फ्रॉम विच द वर्ड टॉर्ट डेराइव। अब इसको क्या करना पड़ा, अब इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। तो ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग होता है, ये ऑफेंस नहीं होता है, नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता है। इसमें जो रेमेडी होती है ना वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की होती है। अनलिमिटेड मतलब, अनलिक्विडेटेड का मतलब जो पहले से तय नहीं है, ड्यूटी जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होती है। अच्छा आपको एक अच्छी बात बता देता हूं मैंने जो ये टॉर्ट्स के जितने भी नोट्स बनाए हैं, आपको शायद दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे नोट्स जो बना रखे हैं ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन शर्त मेरी है कि 2 घंटे तक मेरे को झेलना पड़ेगा, हा मुकेम्बो, ठीक है। 2 घंटे तक आपको मेरे को झेलना पड़ेगा इस क्लास के अंदर, फिर ये नोट्स आपके। अब समझिएगा, तो यहां पर अभी इस पे फोकस मत करो, अभी सीधा सा मुद्दा एक समझ लो कि टॉर्ट के मामलों के अंदर हमें इतना समझ लेना है कि भैया ये एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, ठीक है। और यहां पर ये चीज आती है तो हमको कुछ लेटिन मैगजीन, कुछ अंग्रेजी के केसेस, कुछ ऐसे कुछ प्रिंसिपल, ये थोड़ी बहुत चीजें है ना हमको याद करनी है, थोड़ी बहुत चीजें क्या करनी पड़ेगी, हमको याद करनी पड़ेगी, और फिर देखो फिर धमाका होगा मस्त वाला। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं मेन सेगमेंट को। अब आपकी कहानी है जो बेसिकली स्टार्ट होगी, तो यहां पर मैं सीधा आपको लेके आता हूं, एक मस्त मैं आपके लिए गोला बना के लाया हूं, लुक एट दिस वन। आपको दिख रहा है एक्चुअल में क्या होता है कि सिविल रॉन्ग कई तरीके के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, कोई पर्टिकुलर संविदा थी उसका ब्रीच हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी एक तरह का सिविल रॉन्ग है। कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट था, ट्रस्ट बना रखा है, उसका इंपीचमेंट हो गया, ट्रस्ट जो है उसका क्या हो गया, इंपीचमेंट हो गया, ट्रस्ट की बात को फॉलो नहीं किया, ये भी सिविल रॉन्ग है। और टॉर्ट भी अपने आप में सिविल रॉन्ग होता है। तो बेसिकली जो बड़ा वाला गोला है ना वो सिविल रॉन्ग का है, ठीक है।
तो अब टॉर्ट क्या है? टॉर्ट डेफिनेटली एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट जो है इसको, अच्छा इसको हिंदी में नाम बताया मैंने आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोला जाता है अपकृत्य। बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा ही खतरनाक नाम है अपकृत्य, ठीक है। अंग्रेजी वाला मामला वैसे ठीक है। तो अब क्या है कि टॉर्ट अपने आप में डेफिनेटली एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि भाई क्या ऑल सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं क्या, तो हमारा जवाब होगा नहीं। हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिविल रॉन्ग के अंदर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट के अंदर कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कई बार क्या होता है डायग्राम से चीजें याद रह जाती है। तो जो बड़ा वाला गोला है वो क्या है? ऑल सिविल रॉन्ग, लेकिन ऑल सिविल रॉन्ग टॉर्ट है जो नहीं होते, है ना। ये फंडा ठीक वैसे ही है कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड, क्या ऑल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हैं क्या? नहीं होते। तो ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट है जो समझना है, एप्लीकेबल है जो करवाना है। सर हमको आपका सपोर्ट चाहिए ऑनलाइन, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी यहां पर क्या कर रहे हैं? वोट दे रहे हैं, हम सपोर्ट ही तो दे रहे हैं। अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अच्छा अब मोस्टली क्या होता है सिविल के केस में लिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप नोटिस करना वहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक टर्म्स लिखा रहता है कि भाई ये ब्रीच करोगे तो इतना डैमेजेज होगा, मतलब डिटर्मिनेबल टाइप का होता है। टॉर्ट के केस में ये आपके लिक्विडेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि टॉर्ट तो फिक्स ही नहीं है ना। अब आप घर से जा रहे हो, कहां पर? मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए, रेड लाइट पे खड़े हो। अब रेड लाइट पे आपके पीछे एक और बंदा खड़ा है जिसके पास क्या है? रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है, ठीक है। आप खड़े हो, आपके पास है देसी बजाज का स्कूटर, ट्विंग ट्विंग चला रहे हो आप। अब वो रॉयल इनफील्ड वाला हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। आपका ऊपर वाला माला हिल गया, है ना। आपने कहा आजा माजी सटक ली तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे उस बंदे ने जो पीछे खड़ा था इसने कुछ किया, उसने आपको टच भी किया नहीं किया, बट फिर भी उसने टॉर्ट कमिट किया है। फिर भी उसने क्या कर दिया? वहां पे टॉर्ट है जो कमिट कर दिया। तो ये चीज होती है, मतलब टॉर्ट जो है ना वो मामला प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता। ये हमेशा सडनली टाइप की कैटेगरी के अंदर आपके एप्लीकेबल है जो होता है। आइए जरा अब इसको पूरा समझते हैं। तो आइए याद ध्यान रखना कि टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट। एक पहला फंडा, पहला नियम याद रख लेना, भूलना मत। अच्छा अब मैं आपको लेके चलता हूं एक शानदार डायग्राम की ओर। अब ये अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो समझ लो कि आपकी नैया जो है वो आधी पार हो जाएगी। देखो मेरे को सारे डायग्राम ढूंढ के लाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से बने हुए हैं, ठीक है। आई होप इज इट विजिबल टू यू, अगर नहीं है तो एचडी क्वालिटी बढ़ा दो अपनी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है कि भाई कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है, रॉन्गफुल मतलब कोई भी गलत कार्य, यहां पे मैंने लिखा हुआ है रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। तो वो आपके दो तरीकों का हो सकता है। वो आपका जो रॉन्गफुल एक्ट है या तो वो आपके राइट्स को प्रभावित करेगा, या तो आपके अधिकार को प्रभावित करेगा, और या फिर जो है लाइबिलिटी का ब्रीच होगा, या फिर क्या होगा? लाइबिलिटी का ब्रीच होगा। देखो दो चीजें हैं, राइट और लाइबिलिटी, लीगल राइट, लीगल लाइबिलिटी। आपके लीगल राइट का कोई बंदा हनन कर रहा है तो भी टॉर्ट हो सकता है, और कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी टॉर्ट हो सकता है। तो भी क्या हो सकता है? वहां पे टॉर्ट है जो हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके सामने राइट्स हैं और साथ ही साथ में यहां पर क्या है? लाइबिलिटी है, बराबर। तो राइट्स के अंदर क्या कर रहा है? कोई आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर लाइबिलिटी को ब्रीच कर रहा है। सिर्फ इन दोनों ही सिचुएशन में जो रॉन्गफुल एक्ट आता है वो आपके आगे कवर होगा। अच्छा अगर किसी के राइट को वायलेट किया जाता है तो उस केस में दो चीजें हैं। अगर आपने पब्लिक के किसी अधिकार को वायलेट कर दिया तो आप उसको बोलोगे ऑफेंस, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि कोई भी जनरली जो ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट स्टेट माना जाता है। तो पब्लिक अगेंस्ट, आपने पब्लिक के अधिकार को वायलेट कर दिया तो ये मामला चला जाएगा ऑफेंस के अंदर। लेकिन अगर आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन के अधिकार को वायलेट कर दिया तो वो टॉर्ट में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? टॉर्ट में, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट लाइबिलिटी के संबंध में, अगर मान लो लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स हो रखी हो और फिर भी आप उसका ब्रीच करते हो तब तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स नहीं है, वो फिक्स हो रखी है इंप्लाइड बाय लॉ, वो किसी न किसी लॉ के द्वारा। अब लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी हो सकता है, लॉ ऑफ इक्विटी भी हो सकता है, ठीक है, और कोई अन्य लॉ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में लॉ के द्वारा कोई लायबिलिटी फिक्स कर रखी है और आपने उसका ब्रीच कर दिया तो वो कहलाता है टॉर्ट। यानी कि हमें दो चीजें एक्सक्लूड करनी है। टॉर्ट डज नॉट इंक्लूड ऑफेंस, टॉर्ट डज नॉट इंक्लूड ऑफेंस, पहला पॉइंट याद रखना, ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। दूसरा, टॉर्ट डज नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, टॉर्ट डज नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो बातें आपको क्या करनी है, ध्यान है जो रखनी है। हाँ, एक और चीज है कि टॉर्ट के अंदर जो रेमेडी मिलती ना, वो रेमेडी वर्ल्ड एट लार्ज के खिलाफ मिलती है। मतलब आपके पास जो अधिकार है वो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ है। मेरे पास एक मस्त वाली कार है, इमेजिन तो मैं कर सकता हूं ना, मस्त वाली कार है, कौन सी, फॉर्च्यूनर कार है मेरे पास में, है ना। अब मैं निकला गड्डी लेके और मैंने क्या कर दिया, साइड में पार्किंग में खड़ी कर दी गाड़ी। अब पता है उस गाड़ी पे मेरा जो अधिकार है ना, वो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ है। कोई भी माइका लाल मेरे को आके ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको ये गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। वो ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दो, ट्रैफिक पुलिस ने तो चालान काटा तो फिर तो गए, लेकिन उसके अलावा कोई मुझे कह सकता है कि मैं तुमको ये फॉर्च्यूनर नहीं चलाने दूंगा, नहीं, क्योंकि उस गाड़ी पर मेरा राइट इन रेम है। क्या है, राइट इन रेम। रेम का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ल्ड, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सर आप पर ब्लैक फरारी सूट दिला दो, मैं मना थोड़े ना करूंगा, तुम लोग जज बनो फटाफट, फिर तुम जो दिलाओगे मैं ले लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है जज बनने के बाद तुम लोग याद भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि जज बनने के बाद गलती से ही @तनसुख सर पे मैसेज कर दूं, टेलीग्राम पे @तनसुख सर पे मैसेज कर दूं कि सर मैं जज बन गया हूं, सर मैं जज बन गई हूं, ये भी नहीं करोगे। अगर करोगे तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो यहां पर आ जाते हैं अपन। अब देखो धीरे धीरे चीजों को आगे मूव ऑन करते हैं। अब हुआ क्या कि जो टॉर्ट की थ्योरी है ना, ये नई थ्योरी नहीं है। वैसे मैंने आपके लिए नोट्स में ये भी मेंशन कर रखा है कि टॉर्ट और ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है, बकायदा प्रॉपर तरीके से टेबल बना रखी है। यहां पर आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें दिख जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसकी भी टेबल बनी हुई है। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है, ऑफेंस आपको पता है, तो जो आपको पता है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये जो नोट्स है आप अलग से पढ़ लेना। यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सही है कि भैया टॉर्ट को ना तो हम ऑफेंस कह सकते हैं, अपराध कह सकते हैं, और ना ही उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज वो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, वो है आपके दिस वन। आपको पता है टॉर्ट आता कहां से? टॉर्ट जो है, ये जैसे हमने कहा कि भाई टॉर्ट में कहीं न कहीं लॉ के द्वारा कोई चीज इंप्लीज होती है। सर जज बन के फरारी गिफ्ट देंगे, फरारी पता नहीं, विजिलेंस जरूर पीछे लगेगी। अच्छा तुम आ जाओ बदमाशों, सीधे सीधे आ जाओ, मेरे पीछे नहीं लगेगी भाई, सरकारी नौकरी में तुम्हारे पीछे लगेगी, मैं तो प्राइवेट पर्सन हूं। हाँ जी, अब समझना, अब क्या हो रहा है कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना है कि टॉर्ट के जो सिद्धांत आखिर आते कहां से है ना। सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सोर्स ऑफ लॉ मामला क्या हो जाता है। एक तो भाई यार ये ना तुम लोग बड़ी जल्दबाजी करते हो। कोई आके कहता है कि सर हमको केस याद करवा दो, कोई कहता है कि सर पहले आप एग्जाम्पली एक्सप्लेनेशन कर दो। अरे यार सारा मामला सिस्टमेटिक चलेगा, ठीक है। पहले सगाई होगी, नहीं, पहले लड़की को देखने जाओगे, फिर सगाई होगी, फिर बारात की बातें तय होगी, फिर दहेज का अमाउंट फिक्स किया जाएगा, फिर बारात आएगी, फिर फेरे होंगे, फिर दुल्हन को लेके जाएंगे। अब तुम लोग सोचो मैं डायरेक्टली दुल्हन को लेके चला जाऊं तो ये मामला एबडक्शन में चला जाएगा, इसलिए सिस्टमेटिक चलने दो, ठीक है। बीच में अचानक दूसरा सवाल मत पूछो, थोड़ा पढ़ाई को, यूट्यूब को डिसिप्लिन में लेके चला है। हाँ जी, तो अब क्या हो रहा है, अब यहां पे हमको ध्यान रखना है कि टॉर्ट का बेसिकली सोर्स क्या है, ये कानून आया कहां से है, इसकी पैदाइश कहां से है। तो ध्यान से सुनना, इसके 3 सोर्स हो सकते हैं। एक सोर्स होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है कि भैया सिक्योरिटी फॉर ऑल, और सभी की सिक्योरिटी ध्यान रखनी है। प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट के द्वारा चलाया जाता है और गलत करने पर सजा मिलती है। तो 3 बातें, सभी की जिंदगी की सेफ्टी बहुत जरूरी है, एक तो ये वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट कि अगर आप गलत करोगे तो राज्य आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, प्रोसिक्यूशन चलाएगा। और तीसरा, हर गलती की सजा मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉ का ये जो सिद्धांत है ना, क्रिमिनल लॉ का ये जो सिद्धांत है वो यहां पर क्या आ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो दूसरा टॉर्ट का जो ओरिजिन आता है वो कॉन्ट्रैक्ट से आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेसिक फंडा क्या है कि भाई 2 पार्टी मिलकर किसी बात के लिए एग्री होती है, अगर उनमें से कोई भी पार्टी ब्रीच करता है तो उसको ब्रीच के बदले में पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी का मतलब उसको सजा है जो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर आ जाती है। और तीसरा होता है क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलीफ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, कई बार कुछ चीजें गलती से हो जाती बाय मिस्टेक, ठीक है। आप किसी मैकडोनल्ड वगैरह में गए, आपने ऑर्डर किया कि भाई मेरे को एक कप कॉफी पिला दे। अब वो वेटर गलती से 1 कप कॉफी के साथ में पिज्जा भी लेके आ जाता है। आपने कहा जय हो, और उस 1 कप कॉफी के साथ आपने पिज्जा भी चपाचप कर दिया, बराबर। अब फाइनली जब जाने लगे तो वेटर ने बोला साहब ये आपका बिल। अब उसमें कॉफी के साथ साथ में पिज्जे का बिल भी आ गया। आपने कहा भाई मैंने तो पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया था। तो आपने कहा भाई तुम ही तो देख के गए। तो उसने बोला साहब गलती से डिलीवर हो गया। अब आपका ये डिफेंस सामने वाला मान सुनेगा कि तुमने गलती से पिज्जा खा लिया,
सुनेगा क्या कि तुमने गलती से पिज्जा खा लिया, क्या वो मैकडोनल्ड वाला तुम्हारा ये एक्सक्यूज सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। ये बात हो जाएगी, है ना। और फिर तो भैया पिज्जा की सजा मिलेगी, समझ गए। तो इस तरीके से कई सारे सिनेरियो हमारे केस में हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को। तो टॉट वाला मामला, क्वासी कॉन्टेक्चुअल रिलीफ वगैरह कई सारे पॉइंट हमें को आप देखने मिलेंगे। तो इसके सोर्स है ना, वो सोर्स कहीं और से नहीं है, जो बेसिक इक्विटी के सिद्धांत होते हैं, नेचुरल जस्टिस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कानून होता है और क्रिमिनल का जो कानून होता है, वहां से ये बात हमारे सामने एप्लीकेबल होती है। तो इंप्लाइड जो चीजें हैं वहां से भी हमारा क्या सोर्स है जो बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, ये जो आपका टॉट है ना, या तो ये किसी पर्सन को परेशान करेगा या किसी प्रॉपर्टी को परेशान करेगा। ध्यान से सुनना, किसी पर्सन को परेशान करना या किसी प्रॉपर्टी को परेशान करना। सर प्रॉपर्टी कोई इंसान तो है नहीं, उसको कैसे परेशान करेंगे? अरे भाई प्रॉपर्टी का भी एक वैल्यूशन होता है, आपको पता है ना। प्रॉपर्टी का भी क्या होता है? एक वैल्यूशन है जो होता है। अब सपोज करो कि जयपुर के मेन रोड पे, मेन जो एरिया है कोचिंग वाला एरिया, वहां पर आपका एक मकान है। सुनना मेरी कहानियों को बढ़िया से सुना करो। मेरे को पढ़ाना हो सकता है थोड़ा बहुत कम आए, बट कहानी अच्छे से सुनानी आती है। सुनो, अब जयपुर के कोचिंग की एक बढ़िया लोकेशन थी, वहां पे आपका मकान था। मम्मी ने सपने देख रखे थे कि मैं यहां पर जो है ना हॉस्टल खोलूंगी, 15-15, 20 बच्चों को हॉस्टल में रखूंगी, हर बच्चे से 8-8, 10-10 हजार रुपए लूंगी। मम्मी का सपना था ये। अब हुआ क्या कि आपके पड़ोसी ने अपना नीचे वाला जो एरिया है वो किसको दे दिया? डीजे वाले को दे दिया। जहां पर मतलब क्या होता है, डीजे जो बुकिंग वुकिंग होती है उसको दे दिया उसने। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जब भी कोई व्यक्ति आता है, डीजे वीजे की चेकिंग वेकिंग करता है, तो डीजे वाले बजाते हैं, डिंग चिक मस्त वाला बजता है। तो अब आपके घर पे हॉस्टल में कोई बच्चा रहने के लिए आ भी रखा है, तो वो 3 दिन के बाद हॉस्टल छोड़ के चला जाता है। अब पता है किसका नुकसान हुआ? अब बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पीसफुल प्रॉपर्टी के अंदर आ नहीं रही है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? आप अपने उस पड़ोसी के खिलाफ जा सकते हो, क्योंकि आपके पड़ोसी ने क्या कर दिया? टॉर्ट कमिट कर दिया। अच्छा सुनो, जैसे पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, जैसे पढ़ने वाले को स्टूडेंट कहते हैं, जैसे अपराध करने वाले को ऑफेंडर कहते हैं, ठीक उसी तरीके से टॉर्ट करने वाले को टॉर्ट फीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्ट फीजर है जो बोलते हैं। तो वो पड़ोसी जो है, पड़ोसी के अंदर आपकी मम्मी को टॉर्ट फीजर नजर आएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? टॉर्ट है जो वहां पे कमिट है जो कर दिया है। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है यूपीपीसीएस के? प्रिंस कुमार जी 5 मई को स्टार्ट हो गया है, अगले महीने और स्टार्ट होगा। हर महीने कोई न कोई बैच का रोटेशन चलता रहता है। आप तो बस फोकस कर लो कि मेरे को पढ़ना है। तो पर्सन के खिलाफ भी टॉर्ट हो सकता है। अच्छा पर्सन के खिलाफ कैसे मामला? सपोज करो कोई बंदा ऐसे डराता है, कि तू मेरे को जानता नहीं है, यहीं पे मुक्का मार दूंगा। तो अब उसका जो ये गेस्चर है ना, ये आपके इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 352 में भी जा रहा है, क्योंकि असॉल्ट अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो वो गलत है। और ये चीज आपके टॉर्ट के अंदर भी आती है, ये चीज आपके टॉर्ट के अंदर भी है जो आती है। अगर आप किसी को बोलते हैं मैं अगर ऐसे कर दूंगा, तो आप करो नहीं करो, यहां पर आपने असॉल्ट कमिट कर दिया और ये मामला भी यहां पर आ जाता है। तो पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो सकता है। ध्यान रखना, टॉर्ट जो है वो 2 तरीके से एंगल से क्या होता है? इफेक्टिव है जो होता है, ठीक है। और टॉर्ट के अंदर जो सोर्स है वो क्या हो सकता है? क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, और साथ ही साथ में आपके क्वासी जुडिशियल भी हो सकता है। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, टॉर्ट के ओरिजिन के पीछे कई सारे जजमेंट भी जिम्मेदार है, कई सारे जजमेंट। एक जजमेंट आया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जजमेंट, अब वहां पे रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी ने जन्म दे दिया, उसको भी पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर ही। तो अब यहां पर एक जुडिशियल प्रेसिडेंट था और उसने ये भी यहां पे क्या कर दी? मैनेज है जो करवा दी। ओके श्रीकांत जी आपका सवाल एंड में पूछना है यार, अभी मेरे को इस पर फोकस करने, तो मैं याद करके आया हूं फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या होता है? 2 वर्ड आते हैं आपके पास में, देयर इज नो लॉ ऑफ टॉर्ट। एक ना ये सवाल बड़ा इरिटेट करता था, एलएलबी के टाइम में हर दूसरे साल यही सवाल डालते थे, वेदर इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट और वे ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना। अब मैं आपको इसका 2 मिनट के अंदर आंसर दे दूंगा, 2 मिनट में आंसर देने वाला हूं, अटेंशन रखिएगा। एक्चुअल में क्या है कि दोनों है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट भी है और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है, ठीक है। एक सिंगुलर की बात करता है और एक प्लूरल की बात है जो करता है। तो 2 अलग अलग प्राणी हुए थे, एक प्राणी का नाम था सालमन, ठीक है, और दूसरे प्राणी का नाम था विनफील्ड। इनको बैठे बैठे खलबली मच रही थी, सालमन को और विनफील्ड को, ठीक है। तो सालमन ने कहा कि भाई कोई एक आधा टॉर्ट थोड़ा ना होता है, देयर आर न्यूमरस टॉर्ट्स, कई सारे टॉर्ट्स हो सकते हैं। आप ये थोड़ा ना कह सकते कि सिर्फ ये स्पेसिफिक टॉर्ट है जो होता है।
तो सालमन ने बोला कि भैया ये जो टॉट है वो सिंगल नहीं है, इट विल बी लॉ ऑफ टॉट्स। तो इसने इसके पीछे एस लगा दिया। इसने बोला मेरे नाम का पहला अल्फाबेट एस है तो मैं भी एस लगाऊंगा यहां पे। ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो सालमन ने क्या दिया था, टॉट्स का मामला है जो दिया था। अगर बाई चांस पूछे ना कि लॉ ऑफ टॉट्स किसने कहा था, तो टॉट्स के पीछे एस लगता है और एस फॉर सालमन होता है। ये भी छोटे बच्चों की टेक्निक है, याद करनी है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, फिर ये विनफील्ड ने क्या कहा कि भैया ये सिर्फ अपने आप में क्या है, ये सिर्फ आपके एक लॉ ऑफ टॉट और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, विनफील्ड की थ्योरी को किसने अपने आप में अप्रूव किया था, समझना ये दोनों थ्योरी अपने आप में लीगली ओके है। लॉ ऑफ टॉट भी ठीक है और लॉ ऑफ टॉट्स भी ठीक है, ठीक है। तो यहां पर विनफील्ड ने इसको बोला कि भैया ये अपने आप में अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ अपने आप में लॉ ऑफ टॉट ही कहलाएगा। जैसे तुम कहते हो ना कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको बोलो लॉ ऑफ टॉट। तुम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हो क्या, नहीं बोलते ना, इसलिए उसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉट बोलो। क्या जो भी, हमें क्या लेने देना विनफील्ड से, विनफील्ड कौन सा हमारा दूर का जमाई लगता है, छोड़ो उसको। तो इसने कहा था कि भाई लॉ ऑफ टॉट है यहां पर। और ये दोनों थ्योरी जो है, इसकी और इसकी, एक मामला आया था एस्बे वर्सेस वाइट। तो इसने इन दोनों को बोला चलो तुम दोनों खुश रहो, बोथ थ्योरी आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ एस्बे वर्सेस वाइट। अब देखो ये सारे अंग्रेजी के मामले हैं। अगर तुम मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठो कि मैं अंग्रेजी के मामलों की कहानियां तुमको सुनाऊंगा, तो तुम्हारी उम्मीद बड़ी गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये चीज है। अब यहां पर ये अंग्रेजी के जजमेंट आप चाहो तो याद कर लो, क्योंकि उसको करने बैठे तो फिर हमारा मामला खल्लास हो जाएगा, क्लास खल्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सालमन, विनफील्ड दोनों की थ्योरी को अप्रूव किया गया एस्बे वर्सेस वाइट के केस में। हालांकि देखो ये जो टॉट्स वाली थ्योरी थी, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। इट वुड प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग न्यू टॉट्स। मतलब अगर आप ये बोलोगे ना, एक्चुअल में टॉट्स जो है वो अपने आप में क्या कह रहा है कि जितने भी टॉट्स है वो फिक्स है, सारे के सारे एक जगह पे आ जाएंगे। मतलब उन सभी को आप पहले से एडवांस में नोटिफाई कर लो। टॉट एक वर्ड ऐसा आता है ना, TORT, ये अपने आप में क्या कहता है कि इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मान लो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने भी कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, इट कैन बी अनलिमिटेड, है ना। हर नया कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें कवर्ड है जो किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने बोल दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वहां पे क्या होता है कि इसका मतलब आपने कोई लिस्ट दे रखी होगी, आपने कोई लिस्ट दे रखी होगी। तो सालमन कहता था कि मामला जो है टॉट का फिक्स है, तो लोगों ने कहा नहीं भाई, टॉट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, आज पता नहीं कल क्या है, कल क्या हो जाए, वी डोंट नो। तो वैसे का वैसा। तो ये एक फंडा याद रख लेना, सालमन का नाम याद रख लो, विनफील्ड याद रख लो, एस्बे वर्सेस वाइट याद रख लो। 3 पॉइंट याद रख लेना जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ओके सर, इंश्योरेंस लॉ के भी सारा दहेज आज ही ले लो, है नहीं, एक एक करके लो भाई। पहले आज टॉट ले लो, फिर अपन कभी मौका मिलेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंश्योरेंस लॉ भी ले लेंगे। सारी मतलब फरमाइश से एक ही शादी के अंदर नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, तो क्लियर है, लॉ ऑफ टॉट और टॉट्स आज के बाद याद रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। ये बात हमारे सामने आई। अच्छा, अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा डायग्राम आपके लिए बनाया है, मतलब खूबसूरती की सारी हदें पार कर देगा वो। बताऊं, ये देखो, ये मेरा ब्रह्मास्त्र, समझना। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटी छोटी आंखें हैं ना, मैं इसको ऊपर लेके आता हूं। अरे मेरी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी तो आंखें बहुत बड़ी है। ये देखो, इसलिए तुम्हारे ऊपर स्टॉकिंग के केसेस बार बार लगते हैं। चलिए अटेंशन, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टॉट का मामला जो है ना, आपको यहां से डील करना है। अगर टॉट को मैं सिंगल लाइन में कन्वर्ट करूं, टॉट को मैं सिंगल लाइन में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, टॉट इक्वल टू रॉन्गफुल एक्ट, कि आपने जो काम किया है वो सही तो नहीं है, रॉन्गफुल एक्ट है, नंबर 1। यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्चुअल डैमेजेस, यहां पर कहीं की जो है आपको एक राइट मिल रहा है, लीगल राइट ऑफ एक्चुअल डैमेजेस, यहां पर आपको एक्चुअल डैमेजेस का आपके साथ अकर्ड हो रहा है ना। और तीसरा फिर आपके सामने एक लीगल रेमेडी आ रही है, यानी कि 3 चीजें, 1 + 2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा, आपके द्वारा एक एक्ट किया गया, उससे किसी इंसान का राइट है जो प्रभावित हुआ, ठीक है, या तो राइट प्रभावित हुआ या फिर आपकी जो लायबिलिटी थी, आपने उसका ब्रीच कर दिया, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण वहां पे जो उसको रेमेडी मिलेगी। तो अगर ये 3 चीजें अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाए, एक्ट रॉन्गफुल होना चाहिए, राइट्स का वॉयलेशन या लायबिलिटी का ब्रीच होना चाहिए, और लीगल रेमेडी बननी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं टॉट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टॉट। लेकिन एक तरफ जब इन्होंने टॉट का अधिकार दिया है, तो सामने दूसरी तरफ इन्होंने टॉट से बचने के डिफेंसेस भी दिए हैं। तो टॉट से बचने के डिफेंसेस कौन कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि टॉट के संबंध में जब भी आपको कोई व्यक्ति, आपका जैसे मान लो आपको डैमेजेज हो रहे हैं, तो किस तरीके के हो सकते हैं,
तो आपको याद है आपने सेक्शन 44 पढ़ रखा है इंडियन पिनल कोड का, सेक्शन 44 आईपीसी। लिंकिंग करते जाओ, विदाउट लिंकिंग स्टडी सिंकिंग। क्या डायलॉग दिया मैंने? विदाउट लिंकिंग स्टडी इज सिंकिंग। ये हमेशा याद रखना। सेक्शन 44 याद है आपको? सेक्शन 44 में क्या होता है? अलग अलग तरह की इंजरी होती है, बॉडी की इंजरी, प्रॉपर्टी की इंजरी, रेपुटेशन की इंजरी, और क्या था, एक और क्या था, माइंड की इंजरी। अलग अलग तरह की इंजरी हो सकती है। तो यहां पर भी क्या हो सकता है कि आपके 3 तरीके के अधिकारों का हनन हो सकता है। आपकी रेपुटेशन का मामला खराब हो सकता है, जैसे आपने टॉर्ट कर दिया डेफेमेशन वाला। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, टाइप्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं वो मैं जब आपको समझाऊंगा ना, तब आपका माइंड एकदम क्लिक कर जाएगा। तो जैसे डेफेमेशन वाला आपने टॉर्ट किया तो गुड रेपुटेशन आपकी खराब होती है। अगर आपने ट्रेसपास वाला, ट्रेसपास भी एक तरीके का टॉर्ट है, अगर आप ट्रेसपास वाला टॉर्ट करते हो तो उसकी क्रिमिनल रेमेडी भी है और सिविल रेमेडी भी है। क्रिमिनल रेमेडी के बारे में तो आप लोगों को पता है, सिविल रेमेडी के बारे में हम डील करेंगे। बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, मानो असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। अच्छा, एक सवाल और आ जाता है, एग्जाम में पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्ट इज अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ बॉडी। निम्न में से कौन सा टॉर्ट जो है वो बॉडी की सेफ्टी को अफेक्ट करता है? असॉल्ट, यस। बैटरी, यस। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, यस। ऑल ऑफ द अबव, यस। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब 3 टर्म आ गए, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि आपको जो है फुल्ली एक जगह पे बंद कर दिया गया, रोक के रख दिया गया। तो वो जो आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टाइप वर्ड इस्तेमाल करते हो ना, उसी वर्ड की जगह पे आप फॉल्स इंप्रिजनमेंट शब्द कह सकते हो कि आपको क्या कर दिया, एक जगह पे बंद कर दिया गया। ठीक है, अदर देन द प्रोसेस ऑफ लॉ, अदर देन द प्रोसेस ऑफ लॉ आपको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये बैटरी वो बैटरी है, तो नहीं, ये अलग है। ठीक है, असॉल्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है। बैटरी का मतलब थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है। यहां पर हम वाकई में क्या करते हैं, उसको बॉडी को टच कर देते हैं। अभी तक तो सिर्फ मुक्का दिखाया था, जैसे ही मैंने मुक्का मारा तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे बैटरी होगी, जोर से लग गया, वहां पे क्या हो गया, बैटरी है जो हो गया। क्लियर है? तो असॉल्ट, बैटरी और तीसरा कौन सा हो जाएगा? फॉल्स इंप्रिजनमेंट। बराबर। चलिए भाई, तो यहां पर हमें बस इतना समझना है कि टॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप 3 चीजें चेक करोगे, रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, वेरी गुड। क्या लीगल राइट का वॉयलेशन या लायबिलिटी का ब्रीच हो रहा है, वेरी गुड। और तीसरा कौन सा मामला आ जाएगा? तीसरा मामला आ जाएगा क्या वहां पर कोई रेमेडी अवेलेबल है क्या। तीनों बातें डन, इसका मतलब टॉर्ट है वहां पे, इसका मतलब वहां पे टॉर्ट है। अच्छा, डिफेंडेंट को क्या, जिसने टॉर्ट किया है उसको शुद्ध अंग्रेजी में बोला जाता है TORTFEASER, टॉर्ट फीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टॉर्ट फीजर है जो बोला जाता है। टॉर्ट कमिट करने वाले व्यक्ति को टॉर्ट फीजर है जो बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंसेस होती है। देखो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ये कहावत धार्मिक रूप से ठीक है, टॉर्ट के केस में ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मारने वाला बंदा होगा प्लांटिफ, केस ठोकने वाला बंदा होगा प्लांटिफ, और केस को डिफेंड करने वाला होगा टॉर्ट फीजर। तो टॉर्ट फीजर के पास में कुछ ऐसे हथियार हैं जिसको वो कोर्ट में डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे इंडियन पिनल कोड में जनरल एक्सेप्शन नहीं दे रखे हैं कि जहां पर एक अपराधी कहता है कि साहब मेरा केस तो इस एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, और अगर वो इस साबित कर दे सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, तो उसको बकायदा बाइज्जत वरी किया जा सकता है। ठीक वैसे के वैसे टॉर्ट फीजर के केस में भी क्या होता है, कुछ डिफेंसेस होता है। टॉर्ट फीजर के केस में भी कुछ डिफेंसेस होता है। तो वो कौन कौन से डिफेंसेस है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपने अगले 5 मिनट में मेरे साथ साथ डिफेंसेस को याद कर दिया ना, तो एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के। सर आप गारंटी लेते हो? हाँ बिल्कुल लेता हूं। मेरे सपने में कल रात को पेपर सेट करने वाला आया था, उसने बोला था कि तनसुख सर बता देना क्लास में, तो मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊं। ये देखो इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट। चैलेंज स्टार्ट नाउ। पहला पॉइंट क्या है, जहां पर डिफेंडेंट जो है लायबिलिटी से बच सकता है, कोर्ट उसके खिलाफ आदेश नहीं करेगा अगर वो ये साबित कर दे कि साहब वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। पहला पॉइंट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, डीजे वाली पार्टी, वहां पर आप में से कोई एक आ गया, आधे घंटे तो बैठ के उसने सहन कर लिया, फिर बोल रहा है कि सर डीजे बहुत जोर जोर से बज रहा है, बहुत जोर जोर से बज रहा है, मेरे कान परेशान हो रहे हैं। तो यहां पर पीले चावल खाने आए थे? आए तो अपनी इच्छा से थे ना, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। तो जब आप अपनी मर्जी से आओगे तो भैया इसका कोई अलग से बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, ये आपको इंडियन
पिनल कोड के सेक्शन 87 के अंदर भी दे रखा है, शायद आपको याद होगा। अच्छा, जहां पे प्लांटिव खुद हो वो रॉन्ग डूअर हो, तो जब प्लांटिव ने खुद ने गलती की उसके कारण उसको टॉर्ट कमिट हो रहा हो, तो फिर वहां पर क्या कर लोगे? जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी प्रॉपर्टी थी, आपके पास भी कार, पड़ोसी के पास भी कार, आपने आते ही अपनी कार कहां पार्क की? पड़ोसी के घर के आगे। तो पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी जब अपनी कार लेके आएगा तो कहां पार्क करेगा? अपनी कार जो है वो पार्क करेगा आपके घर के आगे। तो जब वो आपके घर के आगे जैसे ही उसने कार पार्क की, आप बोलते हो अरे मेरे साथ टॉट हो गया, टॉट हो गया, टॉट हो गया, तो आपका पड़ोसी आगे क्या कहेगा? चिल। वो आती क्या बोलेगा? यू आर द रॉन्ग डूअर। पहले गलती किसने की? तूने की। तूने तेरी कार मेरे घर के आगे क्यों खड़ी की? आपको लगता है ना कैसी चूचू, अरे रोज होती है, ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर। आपको हर तरफ, अगर आप खुली आंखों से देखोगे, हर तरफ आपको टॉर्ट दिखाई देगा, ठीक है? आपकी जिंदगी टॉर्टलेस हो जाएगी इसके अगर आप हर एक को ऑब्जर्व करने बैठ जाओगे तो। तीसरा है इनइविटेबल एक्सीडेंट, ऐसी कोई चीज जिसको आप नहीं रोक सकते, अपरिहार्य दुर्घटना अगर हो जाए तो ये आप कह सकते हो कि भैया ये मामला हमारे लिए गड़बड़ है, ठीक है? तो पहला कौन सा? वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। दूसरा प्लांटिव ने खुद ने गलती कर रखी है। अच्छा, अगर कोई चीज याद नहीं हो ना तो उसके एग्जाम्पल दिमाग में सेट करके रखो। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या हो सकता है? इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो भाई आपके कंट्रोल में नहीं थी। भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग के गिरने से साउंड हुआ जोरदार का, आपके कान के पर्दे फट गए, तो फिर है ना, उसको बोलते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, जहां से एक से कनेक्ट हो। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ये तो आप लोगों ने मूवी देख रखी है ओ माई गॉड वाला, वहां पे भी कोई सीन हो सकता है, तो वो कह सकता है साहब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये मेरे बस में नहीं था। आप बस के ड्राइवर हो, बस चला रहे थे, अचानक क्या हुआ कि चलते चलते बस है जो साइड में क्लिक कर गई क्योंकि एक भूकंप का झटका आया और आपकी बस को हिला के लेके चला गया। एक्ट ऑफ गॉड, विस मेजर इसको बोलता है, ठीक है? देवीय कृत्य यहां पर मामला। अच्छा, मैंने देखो आप लोगों के लिए यहां पर केसेस भी लिखे हैं, होम्स वर्सेस मैदर, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। अब मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं केस आपको याद करवाऊंगा ये, ठीक है? बस बता रहा हूं। प्राइवेट डिफेंस, ये आप लोगों को पता है, प्राइवेट डिफेंस का मामला। मिस्टेक क्या होता है कि साहब भूल हो गई, ठीक है? मिस्टेक वाला मामला, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है? नेसेसिटी, आवश्यकता थी इस केस के अंदर। सपोज करो कि एक व्यक्ति के घर में प्रेग्नेंट लेडी है, अचानक उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ, अब उस बंदे को जल्दी अपनी वाइफ को जो है अस्पताल लेके जाना था। जब उसने देखा तो पार्किंग में उसकी कार आगे खड़ी है और इसके पीछे दूसरे पड़ोसी की कार खड़ी है, अगर उसको निकालना है तो पड़ोसी की कार को हटाना पड़ेगा। उसने कहा भैया नेसेसिटी है, उसने रिवर्स गियर डाला, पीछे वाली कार को ठोका और अपनी गाड़ी निकाल के हॉस्पिटल चला गया। तो अब क्या दूसरा वाला पड़ोसी कह सकता है कि भाई तुमने टॉर्ट कमिट किया? यहां पर अगर वो कहेगा तो बता देगा साहब इट्स अ नेसेसिटी, इट वॉज नेसेसिटी। एग्जैक्टली, वेरी गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको आईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट से लिंक करते हुए चले जाओगे ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि कई सारे पॉइंट वहां से क्या होता है, मैच होते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो नेसेसिटी एक होता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास प्राधिकार है, अधिकार, उसके तहत अगर आप कुछ कर रहे हो तो वहां पे एनक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ गई वगैरह, तो ये हो सकता है। स्लाइट हार्म, स्लाइट हार्म का मतलब समझते हो? किसी ने चूटी काट ली, अब आप कह रहे हो साहब देखो चूटी काटी इसने, तो स्लाइट हार्म है भैया, सेक्शन 95 आईपीसी। कौन सा? 95 आईपीसी, वहां पर आपके सामने एप्लीकेबल है, जो हो सकता है, ठीक है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्ट, ये भी आपको वहां पे दे रखा है, ठीक है? पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल एक्ट, यहां पे पैतृक संपत्ति के संबंध में अगर कोई चीज होती है तो वो भी आपके अलाउ है, जो हो सकती है। एग्जीक्यूटिव का कोई भी एक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, दोनों के लक्षण है। कई बार कहते हैं ना, बहन भाई झगड़ रहे होते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी कहते हैं भागो दोनों यहां से, तुम दोनों को जानती हूं मैं, तुम दोनों के लक्षण ऐसे हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। उसने कुछ किया तो आपने भी कुछ कर दिया, ये वाला मामला यहां पर आ जाएगा। वेरी गुड, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्सा, बहुत बढ़िया, है ना? तो एक्ट ऑफ स्टेट या फिर राज्य का कोई भी कर्तव्य हो। हालांकि देखो इसमें ना आप चाहो तो इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। अगर इन एक्सेप्शन को याद करना है तो दो कैटेगरी बनाओ, सोचो मेरे साथ साथ। ये जितने भी एक्सेप्शन है इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। पहली कैटेगरी नेचर ऑफ एक्ट, एक्ट का नेचर कैसा है। दूसरी कैटेगरी एक्ट करने वाला कौन है। पहली कैटेगरी नेचर ऑफ एक्ट, दूसरी कैटेगरी करने वाला कौन है। जैसे एक्ट का नेचर नेसेसिटी वाला था, कोई गलती नहीं होगी। एक्ट का नेचर मिस्टेक वाला था, कोई गलती नहीं होगी। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया वाला था, कोई गलती नहीं होगी। प्लांटिव के रॉन्गफुल एक्ट के कारण ऐसा हुआ, कोई गलती नहीं होगी। और वही दूसरी तरफ
भगवान के द्वारा कोई भी एक्ट किया, करने वाला कौन? भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटिव अथॉरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जहां पे करने वाले को प्रिविलेज दे रखा हो या फिर जहां पे जो एक्ट किया गया है वो अपने आप में एक्सेप्शन में आ रहा हो, यू विल नॉट बी लायबल। तो ये इन सारे मामलों में आप क्या कर सकते हो? डिफेंस है जो कर सकते हो। और एग्जाम के अंदर एलएलबी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करके भी याद करने का प्रयास है जो कर सकते हो। कुछ आ रहा है? हाँ या ना बताओ, यस या नो बताओ। कुछ मस्तिष्क के अंदर आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, जो कैंडिडेट शुरुआत से टिके हुए हैं उन्हीं से पूछूंगा मैं। ओके, अब जैसे मान लो कई बार जजमेंट भी आ रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा वर्डिक्ट था जिसने कहा था रात को 10 बजे के बाद डीजे शीजे नहीं बजाओगे? वो कौन सा जजमेंट था बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर लाइव देख रहे हो तो लाइव बताओ, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो रिकॉर्डेड बताओ। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात लेकर आता हूं, उसको जरा और अच्छे से समझने की कोशिश है जो कीजिएगा। ठीक है, यस, दिस वन, आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल टू यू। अगर नहीं है तो फिर मेरी आवाज को सुनो, ठीक, वो आपके लिए हेल्प करेगी। देखो, टॉर्ट की लायबिलिटी जो होती है ना वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। टॉर्ट की लायबिलिटी डिपेंड करती है किस तरीके की इंजरी हुई है। टॉर्ट की लायबिलिटी डिपेंड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ इंजरी एक्चुअली कमिटेड। ठीक, जैसे समझिए इंजरी क्या हो सकती है कि भाई रॉन्गफुल डेथ होगी। मैंने आपको आते ही शुरुआत में क्या बताया था, बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था। नर्स के हाथ से बच्चा नीचे गिर गया। अब सपोज करो एक लेडी की डिलीवरी हुई, नर्स जो है नवजात बच्चे को उठा के, जस्ट बॉर्न बच्चे को उठा के क्या करती है, सेफ कस्टडी में लेके जा रही थी। रास्ते में उसकी गलती के कारण बच्चा उसके हाथ से गिर गया, बच्चे को चोट लगी या बच्चे की डेथ हो गई। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये मामला यहां से कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये मामला क्या हो जाएगा? यहां से कनेक्ट हो जाएगा, भैया यहां पे डेथ बाई नेग्लिजेंसी का सीन है जो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंजरी, असॉल्ट बैटरी, मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है, फॉल्स इंप्रिजमेंट हुआ है वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपन खलबली करता है। चलो पढ़ाई में थोड़ा चेंज। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूं, एक ऐसी चीज जो मैंने अपने मोबाइल में फोटो खींच के रखी है। यस, अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन यहां पे दिखाऊंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, मैं इतना भोला भाला नहीं हूं। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, इसको क्या डायग्राम बनाया अलग तरीके से। मैंने कहा चलो लेट ट्राई इट। अब यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्ट। विनफील्ड ने क्या बोला था? इट्स अ लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी कि इसमें कई तरह के टॉर्ट है जो हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ टॉर्ट, ये बहुत मायने रखता है। आप जब भी टॉर्ट पढ़ने बैठो आपको लगता है कि सर ये तो अनकोडिफाइड है, ये कानून तो क्या है, ये कानून आपके अनकोडिफाइड है, तो हम कौन कौन सी चीजों को पढ़े, तो उसका एक समाधान मैं आपको बता रहा हूं। उसका एक समाधान मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। आप क्या करो, टॉर्ट के कानून को पढ़ने से पहले एक लिस्ट बनाओ कि टॉर्ट कौन कौन से होते हैं। क्या कहा मैंने? सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि टॉर्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जरा चीजों को समझना। अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले हमें टॉर्ट की मैं आपके लिए एक लिस्ट बनाते हुए चल रहा हूं, जरा उसको नोट करना। सबसे पहले हमारे पास जो एक टॉर्ट आ रहा है उसको मैं नाम देता हूं नेग्लिजेंस। ये कैसा है? नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? लापरवाही। अब कई बार देखने को लगता है कि यार नेग्लिजेंस से गलती क्या? नेग्लिजेंस में गलती ये हुई कि ड्यू केयर रखना उसकी लायबिलिटी थी। अब उस नर्स के हाथ से बच्चा गिर गया तो नर्स को ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन रखना चाहिए था ना, दैट वाज हर लायबिलिटी। लेकिन अपनी लायबिलिटी को उसने फुलफिल नहीं किया, तो यहां पे क्या हो जाता है, उसके द्वारा नेग्लिजेंस है जो कमिट कर दी जाती है। ठीक है, तो पहला जो आपके मामला आता है वो आता है आपके नेग्लिजेंस के संबंध में। इसको आप ये भी कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। आपने क्या कर दिया? अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए था, सब कुछ ध्यान रखना चाहिए था, ड्यू केयर रखनी चाहिए थी, आपने नहीं रखी। दूसरा एक और आपके सामने टॉर्ट को जो टॉर्ट आ सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन? डेफेमेशन। दूसरा कौन सा टॉर्ट आ जाएगा? डेफेमेशन। यहां पर आप क्या करते हो, यहां पर आप जाने अनजाने दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन की बैंड बजाते हो। दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन की क्या करते हो? बैंड है जो बजाते हो। ठीक है, अब मान लो मोहल्ले की मीटिंग चल रही थी, सुनना एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। मोहल्ले की मीटिंग चल रही थी, एक शर्मा जी एक वर्मा जी, 50 लोग बैठे थे। शर्मा जी अचानक खड़े हुए, बोले कि भाई देखो दशहरे का चंदा इकट्ठा करना है और सबसे पहले उनसे चंदा लो जिन्होंने लास्ट टाइम चंदा नहीं दिया था।
वर्मा जी की तरफ आंखें देख के, क्यों वर्मा जी, सही बोल रहा हूं ना? तो वर्मा जी ने लास्ट टाइम चंदा दिया नहीं था। आपको क्या लगता है वर्मा जी शांत बैठेंगे? वो कहेंगे साहब मेरे खिलाफ इस बंदे ने डेफेमेशन कर दिया। अच्छा, मजेदार बात यह कि डेफेमेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है लिखित डेफेमेशन, एक होता है वर्बल डेफेमेशन। अब हमारा इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499 ये आपके वर्बल डेफेमेशन को कवर ही नहीं करता। ये किसको कवर करता है? ये करता है लिखित डेफेमेशन को। यहां पर क्या है? लिखित डेफेमेशन को, उस मामले को क्या किया जाता है? कवर है जो किया जाता है। तो ये पॉइंट हमारे सामने यहां पर क्या होगा? एप्लीकेबल है जो होगा। तो अब देखो डेफेमेशन को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। पहला कौन सा मामला है? पहला मामला है आपके लेबल का और दूसरा मामला है स्लैंडर का। अब मैं जब एलएलबी कर रहा था ना तो उस समय भी ये दोनों खतरनाक वर्ड आए थे, तो मैंने एक ट्रिक याद की थी, वही ट्रिक आपको बता देता हूं। देखो एल का मतलब होता है लिखित, तो जब भी कोई भी मामला लिखित में डेफेमेशन में चला जाता है तो वो लिबेल होता है। मैंने तो ऐसे याद किया था, आप भी याद कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, है ना। तो एक तो होता है आपके लिबेल और दूसरा होता है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है ऑरली एब्यूज करना, मौखिक रूप से एब्यूज करना। वो किस में चला जाता है? आपके स्लेंडर के अंदर। और फिर मैंने एक और टेक्निक याद की थी, जो यहां पर जैसे एस है तो एस का मतलब होता है बोलना, बोलने का मतलब होता है स्पोकन। तो ये एलएलबी की छोटी मोटी ट्रिक्स थी जो इस्तेमाल किया करते थे, आप भी कर सकते हो। तो स्लेंडर ऐसा है जो सिर्फ बोला हुआ है और लिबेल ऐसा है जो लिखित के अंदर है। व्हाटएवर यू थिंक स्वीट। अरे वाह अंकिता जी, आपने भी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की थी, बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरी प्रजाति के कई सारे प्राणी और भी पाए जाते हैं इस क्लास के अंदर। तो लिबेल का मतलब लिखित रूप से क्या करना? डेफेमेशन करना। और स्लेंडर का मतलब होता है स्पोकन, ऑरली, वर्बली आप क्या करते हो? सामने वाले का बैंड है जो बजाते हो उसकी रेपुटेशन का। ठीक है, ये आ गया आपके दूसरा वाला मामला। तीसरा वाला मामला होता है टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। इसके बारे में आप में से कम लोग जानते हैं, बट बड़ा खतरनाक प्राणी है ये टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। ये क्या होता है? देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग है ना ढीठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कैसे? अब मान लीजिए कि भैया एटीएम पे गए, वो एटीएम पे गए और एटीएम पे आधे घंटे से बाहर निकल ही नहीं रहे। बोलते एसी लगा हुआ है, थोड़ा चिल कर लेते हैं, नोट निकाल रहे 100-100 रुपए के। तो वो बंदा क्या कर रहा है? वो उस यूटिलिटी का अनावश्यक रूप से मिसयूज कर रहा है, या फिर अनावश्यक रूप से दूसरे बंदे को अलाउ नहीं करने दे रहा, आने नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। जब कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करे कि वो किसी भी यूटिलिटी को, किसी भी चीज को खुद के पर्सनल यूज के लिए एक्सेस यूज करता है और दूसरे की जो जरूरत है उसको भी पूरा नहीं होने दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। यहां पर भी उसने क्या किया है? यहां पर भी उसने एक तरीके से अपराध है जो किया है। यहां पर भी उसने क्या कर रखा है? अपराध है जो कर रखा है। इसको बोला जाता है टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, कि यानी कि आपकी पर्सनल चीज के कारण दूसरे व्यक्ति को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। Your willful willingness deprive the right of other। अंग्रेजी में क्या बोला मैंने? Your willful willingness deprive the right of other। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। सर ये कई बार होता है, एटीएम वाले लोग एंट्री मार लेते हैं और फोन नहीं निकालते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, फिर नहीं निकलते। तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो मैं तभी तो तुम लोगों को कह रहा हूं कि भैया टॉर्ट यहां वहां सब जगह है, टॉर्ट इज सर्वत्र। ठीक है, कभी किसी लॉ को अच्छे से समझना है ना तो उसको थोड़ी इज्जत दो, उसको थोड़ा रेस्पेक्ट दो, उसको थोड़ा मस्का दो, फिर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये ह्यूमन नेचर है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट है जहां पर अपन टॉर्ट का मामला एप्लीकेबल कराते हैं। इसको बोलते हैं आपके असॉल्ट और बैटरी। मैं इसको नाम दूंगा यहां पे बॉडी वाला टॉर्ट। यहां पर अपन एक नाम दे देते हैं बॉडी वाला टॉर्ट। अब बॉडी यानी कि आपके शरीर को एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या पहुंचाया जा रहा है? नुकसान है जो पहुंचाया जा रहा है। ये आपके तीन तरीके के हो सकते हैं, 1, 2 और 3। पहला तरीका कौन सा हो सकता है? पहला तरीका जिसको बोलूंगा असॉल्ट, दूसरा तरीका आपके बैटरी, और तीसरा तरीका यहां पे फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट। देखो एक तो होता है लॉफुल इंप्रिजनमेंट, यानी कि बकायदा कोर्ट ने लॉफुल तरीके से आपको जेल के अंदर डाला है, या फिर लीगल तरीके से आपको बांध रखा है, पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। अगर अनलॉफुल तरीके से आपको कहीं पर भी एक जगह पे इंप्रिजन किया जाता है तो ये मामला यहां पे आ जाता है। साक्षी जी का एग्जाम्पल सुनो कि सर होटल में कई बार लोग शैम्पू लेके चले जाते हैं। अरे वो अलग प्रक्रिया होती है, उसमें अलग है। लेकिन मान लो होटल के अंदर स्विमिंग पूल है, आप वहां पे शॉवर इस्तेमाल कर रहे हो, अब आप अंदर चले गए, अरे वाह 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 मस्त शॉवर है, बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अब बेचारा बाकी के बंदे वेटिंग लाइन में खड़े। कई बार लोग एयरपोर्ट पे क्या करते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं वॉशरूम के अंदर,
टॉयलेट सीट पे जाके बैठ जाता, कर कुछ नहीं रहे, मोबाइल खेल रहे होता है। अरे भाई किसी को बड़ी वाली लगी हुई हो सकती है ना, बट किसी को खतरनाक प्रेशर आ रखा होता है, उसकी परवाह नहीं करते हैं, आराम से अंदर बैठे रहते। तो ये भी मामला क्या कहलाता है, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कहलाता है। सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है, बट ये है, सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ये चीज वर्कआउट होती है। हाँ जी, असॉल्ट, बैटरी या फॉल्स इंप्रिजनमेंट वाला मामला यहां पे, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर फिफ्थ पॉइंट पे। ये तो है बॉडी वाला मामला। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं माइंड वाला मामला। माइंड वाला मामला कौन सा है भाई, देखो आप, माइंड वाला मामला क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या वर्ड है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब किसी ने आपके खिलाफ द्वेषपूर्ण प्रोसिक्यूशन चलाया। प्रोसिक्यूशन का मतलब तो समझते हो ना, अभियोजन। प्रोसिक्यूशन चलता है क्रिमिनल मामलों के अंदर। प्रोसिक्यूशन किसमें चलता है, क्रिमिनल मामलों के अंदर होता है, ठीक है। अब बस अब अपनी अपनी कहानियां सुना लो। हाँ सर, ट्रेन के अंदर भी होता है, अरे सब जगह होता है, तभी तो मैंने आपसे आते ही कहा टॉर्ट इज सर्वत्र। तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, द्वेषपूर्ण तरीके से अभियोजन चलाना। यहां पे बंदा जो है ना, बंदा बेसिकली कोर्ट के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो मेंटली परेशान हो गया, 2 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे, फाइनली वो केस जीत तो गया, लेकिन मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ है जो हो जाता है, ठीक है। लोग होटल में खाने के बाद टेबल पे सेल्फ, अरे बस करो शालिनी जी, मुझे लग रहा है शालिनी जी का दुखड़ा बहुत लंबा चौड़ा है ना, होटल से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, बाहर आओ, अब इधर टॉर्ट में आ जाओ अब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का ये मामला एप्लीकेबल हो जाएगा, द्वेषपूर्ण अभियोजन वाला मामला। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो, टॉर्ट का लिमिट कभी खत्म नहीं होता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी। अब ये एक्चुअल में टॉर्ट नहीं है, ये किसी और के एक्ट के लिए हमें जिम्मेदार ठहराना पड़ता है। विकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से आपके टॉर्ट के कॉन्सेप्ट से ही कनेक्ट होता है। यहां पर टॉर्ट आपने कमिट नहीं किया है, लेकिन किसने कमिट कर रखा है, इसने कमिट कर रखा है जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा कमिट कर रखा है। जैसे सपोज करो, आप में से कोई बंदा जो है लिंकिंग लॉ से क्लासेस लेता है, लिंकिंग कोड भी लगाया, क्लासेस ज्वाइन कर दी, 1 साल तक पढ़ाई वढ़ाई की, और फिर जो है किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं होता, और कोई आता है पूछने के लिए कि यार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहां से क्लासेस ली थी, लिंकिंग लॉ से, अच्छा तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो किसके ऊपर ठीकरा फूटा, लिंकिंग लॉ। क्या वाकई में वो जिम्मेदार था, वहां उन बेचारों ने तो बराबर टाइम टू टाइम पढ़ाया था, लेकिन हम लोग जो है हम खो गए थे भावनाओं के अंदर, 14 फरवरी वाले में दिमाग ज्यादा लगा दिया, डाइवर्ट हो गए। खैर, यहां पर तो टॉर्ट की लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन ऐसा होता है। अब सिमिलरली मास्टर सर्वेंट वाला रिलेशन, प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन, है ना, एक होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्लस सब कॉन्ट्रैक्टर वाला रिलेशन, तो ये पॉइंट वहां से कनेक्ट होते हैं। सर्वेंट के एक्ट के लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा, मास्टर को। एजेंट के एक्ट के लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा, प्रिंसिपल को। सब कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा, उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, है ना। तो ये बातें वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। इसको अपन विकेरियस लायबिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। हालांकि देखो, ये है ना आपकी लायबिलिटी को तय करने का मापदंड है जो क्रिएट करता है। अब ये जो चीज है आपके सामने, ये ऐसा नहीं कि इतने ही टॉर्ट्स हैं, टॉर्ट तो इसके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी रूप से आप इनको इन भागों के अंदर डिवाइड है जो कर सकते हैं। डेफेमेशन, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, बॉडी के टॉर्ट्स, माइंड के टॉर्ट्स, और ये जो है ना, ये आपके टॉर्ट भी हैं और अपने आप में एक प्रिंसिपल भी है। ये जो क्या है, ये टॉर्ट भी है और एक तरह का एक सिद्धांत भी है, जिसके माध्यम से क्या होता है, तय है जो किया जाता है कि यहां पर कौन सा मामला किस तरीके से डील है जो होगा, मतलब कौन सा टॉर्ट है जो यहां पर हो सकता है। एक मजेदार बात और सुनो, मोहित शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हो, क्या सर फॉल्स एफआईआर भी टॉर्ट है क्या? तो एफआईआर क्या होती है? एफआईआर बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही तो हुई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट ही तो हुआ। तो जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग को दूसरे शब्दों में प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जब तक पीपी पिक्चर में नहीं आएगा तब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एफआईआर इज पार्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज कॉल्ड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी, चलो अब आगे आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हमारे सामने आती है। मोटा मोटी रूप से आप 1 2 3 4 5 इन 5 बातों को याद रखना। फिर इनके अंदर कुछ और बातें आ जाती है, जैसे बॉडी के अंदर असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजमेंट आ रहा है, माइंड के अंदर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन आ रहा है, ठीक है, डेफेमेशन के अंदर लिबल और स्लेंडर आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट और समझो, एग्जाम में हमसे एक और चीज पूछी जाती है, टॉर्ट के संबंध में कौन सूट फाइल कर सकता है और किसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है।
बाय वूम एंड अगेंस्ट वूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय वूम एंड अगेंस्ट वूम, कौन सूट फाइल कर सकता है, कौन सूट फाइल नहीं कर सकता है, किसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है, किसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। बराबर। देखो अभी तक मैंने आपको कई सारी बातें बताई, उनमें से एक बात क्या है कि टॉर्ट पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है, टॉर्ट प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो सकता है। बराबर। 5 तरह के टॉर्ट्स को हमने एक तरह से डिवाइड किया था। नेग्लिजेंसी वाला मामला भी टॉर्ट के अंदर आ सकता है, डेफेमेशन वाला मामला भी टॉर्ट में आ सकता है, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जेशन भी हो सकता है, साथ ही साथ में आपके जो बॉडी वाला टॉर्ट है वो भी हो सकता है, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, और आपके माइंड वाला टॉर्ट भी टॉर्ट है जो हो सकता है। बराबर। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जो लिस्ट है ना, इसके लिए मैंने आपके सामने एक लिस्ट बनाई है। अब वो लिस्ट कहां पर है, मैं लेके आता हूं, ये देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आई होप दिस टेबल इज विजिबल टू यू। यहां पे राइट का निशान का मतलब है कि इसके खिलाफ सूट है जो फाइल कर सकते हैं या इनके द्वारा सूट फाइल किया जा सकता। सबसे पहले कॉर्पोरेशन, कंपनी, क्या टॉर्ट के मामलों के अंदर कंपनी सूट फाइल कर सकती है? आंसर है यस। कब हो सकता है? डेफेमेशन का मामला आपने दर्ज कर दिया, आपने डेफेमेशन वाला मामला इसके खिलाफ कर दिया, आपने वर्बली बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई यार ये अनअकैडमी ज्वाइन मत करो यार, ये लोग है ना खाली ये बेवकूफ बढ़ाते हैं, उल्लू पटाते हैं, इस तरीके से इंसान के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपके साथ धोखा नहीं हुआ, आपके मन का ख्याल था, वो आपने दर्ज करवा दिया। ठीक है, तो क्या ऐसे केस में आपने लिखित में तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने कंपनी की रेपुटेशन को डिफेम किया कि नहीं किया? हो सकता है। तो यहां पर आपके खिलाफ टॉर्ट का मामला है जो बन सकता है। ठीक, वो चीज भी वहां पर क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल है जो हो जाएगी। अरे मेरे हिंदी के प्राणियों, नेग्लिजेंस का मतलब होता है उपेक्षा, डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण, बॉडी का मतलब होता है शरीर, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इंप्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से हमला करना वगैरह वगैरह, वो पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट में क्या बोला मैंने? द्वेषपूर्ण अभियोजन। ये हो गई इसकी हिंदी। विकेरियस लाइबिलिटी, इसको भी क्या बोलते हैं? वो आपके प्रतिनिधित्व, जिम्मेदारी, दायित्व, ऐसा कुछ करके आता है भाई। वो विकेरियस लायबिलिटी का हिंदी लिखो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को फायदा हो। अब यहां पर आ जाओ, मे स्यू और बी स्यूड। अब नोटिस करना, तो कॉर्पोरेशन बकायदा सूट फाइल कर सकता है और उसके खिलाफ भी टॉर्ट का सूट फाइल किया जा सकता है। माइनर जो होता है ना, माइनर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है? माइनर के केस में वो सूट फाइल कर सकता है अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। हमेशा ध्यान रखना, माइनॉरिटी इज नो डिफेंस। माइनॉरिटी जो है वो डिफेंस नहीं होती है। माइनॉरिटी जो है, आप क्या हो, आप जो है छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, ये आपके डिफॉल्ट में नहीं आ सकता, ये आपके केस के अंदर जो है डिफेंस में नहीं आ सकता। ठीक है। मैरिड वुमन, शादीशुदा महिला, हस्बैंड को आप क्या, अच्छा शादीशुदा महिला के केस में आप हस्बैंड को लायबल ठहरा दोगे क्या? नहीं। अगर वाइफ कुछ गड़बड़ करके आई है तो वाइफ जिम्मेदार होगी, वो बकायदा सूट फाइल कर सकती है और उसके खिलाफ भी सूट है जो फाइल किया जा सकता है। पब्लिक ऑफिशियल, हमेशा ध्यान से सुनना, पब्लिक ऑफिसर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर टॉर्ट का सूट फाइल नहीं कर सकता। पब्लिक ऑफिसर, सॉरी, ऑफिशियल कैपेसिटी में टॉर्ट का सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ जी, प्रतिनिधिक दायित्व, बिल्कुल पिंकी शर्मा जी, थैंक यू सो मच एंड मेनी अदर्स। ओके, तो अभी क्या होगा कि पब्लिक ऑफिसर केस में दोनों जगह क्रॉस लगा हुआ है। पब्लिक ऑफिसर ना तो फाइल कर सकता है ना उसके खिलाफ फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में। अच्छा एक बात बताओ तो, कि भाई ये पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ क्यों नहीं सूट फाइल कर सकते हम? पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ क्यों नहीं सूट फाइल कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक्ट जो है वो डिफेंस में कवर्ड हो जाता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने कुछ एक्ट अगर कर रखा है तो वो किस में चला जाएगा? डिफेंस में है जो चला जाएगा। माइनर सूट फाइल कर सकता है इप्सिता जी, और माइनर के खिलाफ भी आप सूट है जो फाइल कर सकते हो। माइनॉरिटी आपका डिफेंस नहीं होगी। ठीक है, ये बात हमने समझाई। इसके अलावा क्या ट्रेड यूनियन कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है। क्या कोई ल्यूनेटिक या इंसेंट पर्सन फाइल कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। इंसॉल्वेंट, अब ये ध्यान से सुनना, इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो है ना वो क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ तो टॉर्ट का मामला कर सकता है, टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन तो कर सकता है, लेकिन इंसॉल्वेंट व्यक्ति टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सूट फाइल नहीं कर सकता। ये देखो, एक में तो मैंने यस किया, दूसरे में मैंने क्रॉस लगाया। टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, दो तरीके के टॉर्ट होंगे, टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्यों नहीं कर सकता? इंसॉल्वेंट व्यक्ति प्रॉपर्टी के संबंध में टॉर्ट का सूट फाइल क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंसॉल्वेंट व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में होती है।
क्या कहा मैंने? इंसॉल्वेंट व्यक्ति की प्रॉपर्टी ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में होती है, ऑफिशियल रिसीवर के पास में होती है, इसलिए वो खुद नहीं कर सकता, ऑफिशियल रिसीवर कर सकता है। दिस इज द लॉजिक कि इंसॉल्वेंट जो है प्रॉपर्टी के संबंध में क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, उसके खिलाफ आप फाइल कर सकते हो। फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर है, तो जो फॉरेन की जो अथॉरिटी है उनके खिलाफ ना तो वो खुद सूट फाइल कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ है जो सूट फाइल किया जा सकता है। ये बातें सारी वहां पर एप्लीकेबल है जो होती है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये तीनों टर्म्स का डिफरेंस भी दिया है, लेकिन ये डिफरेंस यहां पर तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, मेन नोट्स के अंदर ये डिफरेंस आपको पूरा मिल जाएगा। आप लोग एक काम कर लो, आप लोग है ना लिंकिंग लॉज तनसुख सर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना लिंकिंग लॉज तनसुख सर, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 36,000 प्लस आज की तारीख में लिंकिंग लॉ लिंकर्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने एक ऐप अलग से बनाया है, लिंकिंग ऐप के नाम से। उसके अंदर बेसिकली सारा का सारा लीगल कंटेंट भरा पड़ा है। तो जैसे लिंकिंग चार्ट्स हो गए, पेपराथन हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। तो आप उनका ऑनलाइन एक्सेस वहां से ले सकते हैं। हार्ड कॉपी का तो ऑप्शन है ही, अगर आपको लिंकिंग चार्ट्स ऑर्डर करवाने हैं या फिर आपको पेपराथन बुकलेट ऑर्डर करवानी है वगैरह वगैरह, वो आप linkinglaws.com वेबसाइट पे जाके लिंकिंग पब्लिकेशन के ऑप्शन में ऑर्डर कर सकते हो। तो हार्ड कॉपी है, लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन भी अवेलेबल करा रखा है, ताकि जर्नी के दौरान कहीं पर भी आप उसका बेनिफिट है जो ले सके। तो ये नोट्स भी बकायदा आपको लिंकिंग ऐप में प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिलने वाला है। हाँ, बिहार के एंगल से, बिहार जुडिशरी के एंगल से मैं आप लोगों को अलग से एक पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराऊंगा बिहार लिंकिंग ग्रुप के अंदर। एक और बात, 4 जून को आप लोगों से मुलाकात होगी पटना के अंदर। आप लोगों से मुलाकात होगी पटना के अंदर। अगर आप लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो फिल कीजिएगा। यहां पर अपन मेंस के ओरिएंटेशन की स्ट्रेटजी को डील है जो करने वाले, और साथ ही साथ आप लोगों की मुलाकात होगी आपके जैसे कई लोगों से। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही फक्र का पल होता है जब वो अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट से मिलता है, लेकिन हमारे मन में एक ईगो होता है। एग्जाम दे दिया, अब तो मैं मेरे घर जाऊंगा। अरे जाओ ना, तुम्हें कौन रोकता है, लेकिन एक दूसरे से कन्वर्सेशन करो एग्जाम के बाद में, उससे आपको अपनी रियलिटी भी पता चलती है। ऐसा कैसा इवेंट मैंने रायपुर में किया था, मुझे इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा, इसीलिए ये इवेंट मैं आपके 4 जून को बिहार का एग्जाम होने के बाद पटना के अंदर करने वाला हूं। तो आप बिहार लिंकिंग ग्रुप से कनेक्टेड है, वहां पे अपडेट आता रहेगा। तो बॉडी के अगेंस्ट में जो आपका टॉट है, बॉडी के अगेंस्ट में आपका जो टॉट है वो किस तरीके से है समझना। असॉल्ट और बैटरी, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। मैं आपको इसके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी, आई होप अब शायद आप इसको देख पा रहे हो। नाउ इट्स विजिबल टू यू, यस और नो? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, अब समझिए यहां पर क्या है, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स। आप बैटरी को नाम दे दो क्रिमिनल फोर्स। क्या कर लो, बैटरी को दूसरा नाम दे दो क्रिमिनल फोर्स। कहां पर दे रखा है, सेक्शन 350 आईपीसी, सेक्शन 350 आईपीसी। ठीक है, तो अब असॉल्ट में क्या होता है कि यू आर अबाउट टू परफॉर्म द बैटरी, यू आर अबाउट टू परफॉर्म द क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या होगा, अब दूसरी बात में यहां पर क्या होती है, इसके केस में 350 प्लस सिविल लाइबिलिटी। बैटरी का मतलब क्या है कि आपने क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया है, साथ साथ आपकी सिविल लाइबिलिटी बन रही है। और फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक टॉर्ट तो कमिट किया ही किया है, साथ साथ आपने क्रिमिनल ऑफेंस भी किया है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो रॉन्गफुल आपके कन्फाइनमेंट के साथ, जहां पर एक इंसान को चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है, वो होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट, अदरवाइज देन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अच्छा, असॉल्ट में क्या होता है, असॉल्ट में धमकी दी जाती है कि मैं तेरी दोनों किडनियां फेल कर दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। असॉल्टिंग वर्ड, आपका गेस्चर भी वहां पे होता है। तो अपरेंट थ्रेट टू डू द हार्म प्लस आपकी प्रेजेंट एबिलिटी प्लस आपका इंटेंशन वगैरह, ये बनता है असॉल्ट का मामला। और यहां पर देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, आप लोग कुछ मत करो, यहां पर आप 351 पढ़ लो, यहां पर आप लोग जो है 350 पढ़ लो, और यहां पर आप लोग जो है आपके 340 पढ़ लो, दैट्स ऑल। मतलब सीधा जो तरीका है अगर इसको डील करने का, तो वो तरीका ये है कि आप जो है इनको क्रिमिनल आईपीसी के साथ कनेक्ट करो। आईपीसी के साथ लिंक करने के बाद ये आपका टॉपिक जो क्या हो सकता है, बहुत ही आसान है जो हो सकता है। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इस चैनल का नाम लिंकिंग लॉज है या मेरी टेक्निक लिंकिंग वाली है,
इसलिए कह रहा हूं कि वाकई में वर्क करती है। आईपीसी आपकी कमांड है, आईपीसी पर आपका अच्छा पावर है जो बना हुआ है, उसको आप क्या कर लो, कनेक्ट है जो कर लीजिए। फिर देखिए, ठीक है, तो यहां पर क्या एक्चुअल बॉडीली कॉन्टेक्ट नेसेसरी है क्या असॉल्ट के संबंध में, तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, वगैरह वगैरह सारी बातें लिखी हुई है। बाकी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको 3 लिंक बता दिए, उन लिंक से आप इनको क्या कर सकते हो, कनेक्ट है जो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वहां पर आ जाते हैं आपके लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। जैसे कई बार अब मैं से आप में से कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं उड़ीसा का क्या होगा। अरे भाई, उड़ीसा के मेंस में एलएलबी के अंदर आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉल्स इंप्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। लोग इसमें क्या कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई फॉल्स इंप्रिजनमेंट यानी कि आपने मिथ्या रूप से क्या कर दिया, उस बंदे को कैद कर दिया, अवरोध कर दिया, और मैलिशियस द्वेषपूर्ण जो है अभियोजन चलाया गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये वाली बात यहां पर आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो फॉल्स इंप्रिजनमेंट, तो इसके केस का मतलब क्या होता है कि रॉन्गफुली रेस्ट्रेनिंग द पर्सनल लिबर्टी, आप क्या करते हो, सदोष तरीके से किसी व्यक्ति को अवरोध करते हो। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, रॉन्गफुली सेटिंग द क्रिमिनल लॉ अगेंस्ट हिम, आप जानबूझकर उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हो। किसका एक्ट होता है फॉल्स इंप्रिजनमेंट में, डिफेंडेंट का एक्ट होता है, जबकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में कोर्ट का एक्ट होता है, क्योंकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहां पे इनिशिएट होता है, कोर्ट के अंदर इनिशिएट होता है। इसमें नेचर ऑफ इंप्रिजनमेंट क्या, खैर ये सारी बातें है ना, ये सारी बातें आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक मेरी बात याद रखना, कभी भी किसी टॉपिक में डायरेक्टली जंप मत मारा करो। अगर आप डायरेक्टली जंप मारने की कोशिश करोगे वो टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएगा। हमेशा पहले जो है ना उसका एक ऊपरी वर्जन दिमाग में सेट करो। अच्छा, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, इसका पॉइंट ये कनेक्ट हो रहा है, इसका पॉइंट ये कनेक्ट हो रहा है, इसका पॉइंट ये लिंक हो रहा है। उससे आपका माइंड क्या करेगा, थोड़ा चीजों को आसानी से डील करेगा। ओके, उसका आपका माइंड क्या करेगा, थोड़ा चीजों को आसानी से डील करेगा, फिर आप उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो खैर ये सब चीजें वैसे ही आपको मिल जाएगी। अभी ये मैं आपको पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा, कहां पे, लिंकिंग लॉस तंसुख सर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अब आ जाते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जहां पर आप लोगों को समझना है आपके रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को। इसको समझिए, ये एक अंग्रेजी का जजमेंट था, रिलैंड वर्सेस फ्लेचर। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सीधी सी है कि भाई आपके पास अगर कोई चीज है ना तो आप उसका अच्छे से ध्यान रखो। आपकी कोई चीज, डेंजरस चीज के कारण दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक वो कौन सी वो डॉग की ब्रीड है, बहुत खतरनाक टाइप की, फेरोसियस टाइप की डॉग है, लेब्राडोर। लेब्राडोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा करके कोई डॉग का प्रजाति आता है ना। अब पड़ोसी जो है खुद तो दुबला पतला है, थकाला, लेकिन डॉगी लेके आया खतरनाक, एकदम खतरनाक दिखने वाला डॉग लेके आया। ठीक है, अब उस डॉग को सुबह सुबह जच गई, उसने क्या कर दिया, पड़ोसी की बजा दी बैंड। पड़ोसी आया और पड़ोसी को धड़ाम से यहां पे काट लिया, पैर के नीचे वाले हिस्से के अंदर। ठीक है, अब कौन जिम्मेदार, पड़ोसी को कहने के, पड़ोसी को मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा ना काटा है, कुत्ते ने काटा है, कुत्ते से बोल ले तूने टॉट किया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके एक सिद्धांत आता है ना। तो कई बार आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी का ध्यान आपको रखना। आपने अपने घर को फटाके का स्टोरेज बना रखा है, अब आपके कारण अगर मामला कुछ गड़बड़ हुआ तो उस केस के अंदर दूसरे वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भला हो तुम्हारा, मतलब मैं ना तुम्हारे लिए गुलाब के फूल भिजवा दूं। तुम लोगों को डॉग की सारी ब्रीड याद है, लेकिन आपको लॉ के सेक्शन याद करने में जोर आता है। हस्कीन, रोटविलर, क्या नाम इसका, जर्मन शेफर्ड। हे भगवान, ये दिन आ गए, डॉग की सारी प्रजातियां याद रह जाएगी लेकिन सारे टॉट के नाम याद नहीं रखेंगे अपन। है सर, हमको इंग्लिश के, कौन था वो बंदा, सर हमें को इंग्लिश के केस याद नहीं होते, है नहीं, इंग्लिश के केस याद नहीं होते लेकिन डॉग के नाम याद हो जाते हैं। संभाल लो, सुधर जाओ, डॉग के नाम नहीं आएंगे, टॉट की कैटेगरी, केस के नाम, साथ ही साथ में सेक्शन के नंबर ये जरूर आएंगे। अब बस करो, रॉटवेलर, हस्की, ये हस्की क्या होता है, ये कोई डॉगी होता है क्या, पता नहीं। खैर चलो, जो भी है सानू की। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहता है कि ऑल्दो देयर वाज नाइदर गिल्टी, भले ही आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं हो, नॉर नेग्लिजेंस, ना ही आपकी कोई लापरवाही हो ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, फिर भी सिंस द प्लांटिव रिसीव द इंजरी ड्यू टू द एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट, ही इज लायबल फॉर इट। मतलब फिर भी आपके कारण वो क्या हुआ है, गड़बड़ है जो हुआ है, तो ऐसे केस में उसको नुकसान पहुंचा है तो यू विल बी लायबल, आपको सफर करना पड़ेगा।
ये बात आपके आता है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का मामला। कैटेगरी कौन कौन सी है? लायबिलिटी टुवर्ड द डेंजरस थिंग। देखो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, डेंजरस थिंग्स, डेंजरस एनिमल। डेंजरस एनिमल के पॉइंट को सिंटर रूल भी कहते हैं, डेंजरस एनिमल के पॉइंट को सिंटर रूल भी कहते हैं। जीएस में आ जाए तो रंजन जी डायलॉग खा लोगे, आ जाओ इधर, ठीक है। थिंग्स, एनिमल और साथ साथ में लाइबिलिटी टुवर्ड द डेंजरस प्लेस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। अब मान लो कोई भी डेंजरस प्लेस हो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर, तो तीन चीजें, जैसे डेंजरस थिंग में क्या आ सकता है? फटाके, क्रैकर्स। एनिमल्स के अंदर जो आपने नाम बताए, जो भी जर्मन शेफर्ड था, पता नहीं क्या क्या था, है ना, उसको लेकर आ जाओ। तीसरा आपके डेंजरस प्लेस, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, अब पता चला कि एक बंदा जो है बिना हेलमेट के साइड की गली से निकल रहा था, मैं निकला बाइक लेके, ऊपर से एक सरिया आके गिरा धड़ाम करते। कंस्ट्रक्शन साइट है भाई, आपको आपके कंस्ट्रक्शन साइट की बाउंड्री पैक करवा के रखनी चाहिए थी, क्यों नहीं रखी आपने? यू आर लायबल, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विल बी एप्लीकेबल, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ठीक है। इसके अलावा इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे ये डिफेंस ली जा सकती है कि इंजरी ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस, कि भाई हमारी कंस्ट्रक्शन साइट तो पैक थी, लेकिन रात को तेज तूफान हवाओं के साथ आया और उसके साथ में उसने कई पत्थरों को अपने साथ उड़ा दिया और वो पत्थर साइड वाले किसी घर के ऊपर जाके गिर गया, नेचुरल चीज हो सकती है। इसके अलावा कंसेंट ऑफ द प्लांटिफ, मान लो प्लांटिफ की कंसेंट के साथ। अब ये कैसा होता है, इस मामले को सुनना, देखो मैं आपको है ना बढ़िया से समझाता हूं इसके अंदर, ये समझना कंसेंट ऑफ प्लांटिफ। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर कंसेंट कैसे हो सकती है, इसको आप समझो। क्या नाम बताया आपने? जर्मन शेफर्ड। यहां पे मैं आपको एक मस्त केस बताता हूं, फेरोशियस डॉग, ठीक है। कई बार कुछ लोग है ना, कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति के कारण जो है वो मात खाते हैं। अब देखो अलग अलग आपको डॉग्स की ब्रीड दिखाई दे रही है, ध्यान से सुनना। अब रिलायंस वर्सेस फ्लेचर कहता है कि भैया तुम्हारे पास अगर खतरनाक डॉगी है तो बचा के रखो उसको, ऐसा अगर उसने किसी को काट लिया तो जिम्मेदार तुम होंगे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वहां पे, कि अगर आपकी खुद की कंसेंट हो। अब क्या होता है, पड़ोस की पड़ोसन एक नया डॉगी लेके आती है, अब आपको तो मौका चाहिए था कि चलो अच्छा तुम कौन सा डॉगी लेके आए हो, हैं क्या मैं इसको हाथ लगाऊं, और उसको इंप्रेस करने के चक्कर में तुमने उसके डॉगी को ऊपर से हाथ लगाया। अब आपके हाथ लगाना ही था और डॉगी का आई कांटेक्ट आपके हाथ की तरफ होना ही था, फटाक से गए काम से। अब वो इंप्रेस तो होने से रही, लेकिन तुम्हारी 1 महीने की हॉस्पिटल की बुकिंग ऊपर कंफर्म होगी, है ना। इसको बोलते हैं कंसेंट के साथ। अब क्या तुम उस पड़ोसन पे केस ठोकोगे कि उसका डॉगी था, उसके ऊपर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू होता था, ऐसा कह सकते हो क्या? पड़ोसन बोली थी कि अपनी मर्जी से आया था डॉग के साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए, करवा ली फ्रेंडशिप, ये हो जाएगा मामला। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं भैया अगर कंसेंट के साथ कोई चीज करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या सबक लिया आप लोगों ने, समझ गए ना? बहुत बढ़िया, चलो वापिस आ जाओ। तो हमें क्या करना है, हमें बस मेन मुद्दे को ही समझना है जी, कि ओवरऑल कंसेंट के साथ अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आप जिम्मेदार नहीं ले सकते, ठीक है। चलो आशीष कुमार जी बहुत बढ़िया से समझते हो। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के कारण कोई एयर रखा हो। भाई आपने तो क्या कर रखा था, जो भी चीजें थी उसको बढ़िया से प्रोटेक्ट कर रखा था। अब रात को कोई आप बंदा आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है और छत पर से कोई पत्थर गिरा देता है, तो कोई थर्ड पर्सन के एक्ट के कारण ऐसा अगर कुछ हुआ है तो मामला अलग चला जाएगा। थर्ड पर्सन के कारण अगर कुछ हुआ तो स्ट्रेंजर के कारण आपको लायबल नहीं ठहरा सकते। ये एग्जाम में सवाल आएगा कि व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पहला नेचुरल क्लॉजेस, दूसरा प्लांटिफ की कंसेंट, तीसरा स्ट्रेंजर का एक्ट। तो ये 3 बात है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या फिर रूल ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। ये पॉइंट यहां से आपके कवर है जो होता है, ठीक है। आई बात समझ में कि फिर से समझाऊं? बस ठीक है, इतना आज के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप आ जाओ विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के संबंध में। देखो एक तो आपने समझ लिया कि भाई विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि मास्टर विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, है ना, प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, अच्छे तरीके से इस पॉइंट को क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। सर कितने इंजेक्शन लिए थे? अरे तुम मेरे केस में एप्लीकेबिलिटी करवा रहे हो, क्लास के एंड में मिलना तुम मेरे से,
अरे क्लास के एंड में मिलना, अभी तुम्हें मूड है वो टॉट पढ़ाने के, फिर डायलॉग दूंगा। हाँ जी, देखो मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूं उससे आप मेरा कनेक्शन मत जोड़ दिया करो, समझ में आया? हाँ जी, हम ठहरे शादीशुदा प्राणी, हमारी जिंदगी जो है ना वो एक तरफा फिक्स हो चुकी है। हम अब ना तो इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। तुम लोग बच के रहो, क्योंकि तुम्हारा जो मामला चल रहा है ना वो बड़ा खतरनाक चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब इधर आओ। अच्छा, अब आते हैं विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में। राज्य की विकेरियस लायबिलिटी क्या हो सकती है? एग्जाम्पल सुनो, आपके पास मस्त वाली बाइक रोड पे जा रहे हो, रोड के अंदर गड्ढा, रोड पे गड्ढा, अगला वाला टायर सीधा उस गड्ढे के अंदर आ गया, अगला वाला टायर क्या आ गया? उस रोड के अंदर आ गया, रोड के गड्ढे के अंदर आ गया, आप धड़ाम से गिर गए। अब बताओ क्या कर लोगे तुम? यहां पे क्या कर लोगे? सरकार के खिलाफ जाओगे क्या? ये पॉइंट यहां पर एप्लीकेबल होता है। आइए जरा समझते हैं इसको डिटेल के अंदर। तो स्टेट के खिलाफ विकेरियस लायबिलिटी का प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर ही दे रखा है। आप अगर संविधान के आर्टिकल 300 वगैरह को पढ़ते हो, आप अगर संविधान के आर्टिकल 300 वगैरह को पढ़ते हो तो वहां पर यह मामला आपके आ रखा है कि संविधान के लागू होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को के द्वारा सूट फाइल किया भी जा सकता है और उनके खिलाफ भी सूट फाइल हो सकता है, ये लिखा हुआ है। और बकायदा एक जजमेंट आ रखा है विद्यावती वाला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ठीक है, तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती ये मामला था जिसने स्टेट की विकेरियस लायबिलिटी के बारे में बात किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि देयर इज नो विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए सड़क पर अगर गड्ढा है तो उस केस के अंदर सरकार क्या करती है? उस पर्टिकुलर ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा देती है। ठेकेदार क्या करती है? जिम्मेदार है जो ठहरा दी। तो एक कस्तूरी लाल का जजमेंट भी आया था, ठीक है, तो कस्तूरी लाल ने भी एक बात बताई थी, क्या कि when there is no vicarious liability of state, तो कौन कौन से मामले हो सकते हैं जहां पर स्टेट की vicarious liability है जो नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, पर्सनल नेग्लिजेंस या पर्सनल ब्रीच ऑफ लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब जैसे आपने गवर्नमेंट सड़क का ठेका किसको दे रखा होगा? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा होगा। तो वहां पर अगर वो प्रॉपर तरीके से सड़क का खड्डे वड्डे नहीं टाइम पे बुला रहा है तो उस केस में क्या होगा? अगर वो नहीं कर रहा है टाइम पर तो उस केस में उसको लायबल है जो ठहराया जा सकता है। मामला यहां पर स्टेट अपनी जिम्मेदारी से हमेशा बचता है। और मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि टॉर्ट के लिए आप क्या नहीं कर सकते? सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते। बट ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ टॉर्ट के लिए मना किया है, दूसरे सिविल सूट सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते या दूसरे कोई मामले सरकार के खिलाफ नहीं बन सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो बकायदा वो बंदा सरकार के खिलाफ जा सकेगा, क्योंकि वहां पर अगर सपोज करो नेशनल हाईवे पे आप टोल पे करते हो और टोल पे करने के बाद अगर नेशनल हाईवे पे सड़क गड्ढे हो रखे हैं जिसके कारण आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट डेथ हो गया, तो यू हैव द राइट टू लॉन्च अ सूट फॉर कंपेंसेशन अगेंस्ट द NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? जो कि स्टेट है। तो ये मामला वहां पर क्या हो सकता है? एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, तो ये मामला, यस वेरी गुड, किसने लिखा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, आशीष जी, बहुत बढ़िया। भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस आप विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ एप्लीकेबल करा सकते हो। विद्यावती वर्सेस राजस्थान, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये दोनों मामले क्या होते हैं? स्टेट ऑफ विकेरियस लायबिलिटी के खिलाफ में एप्लीकेबल है जो होते हैं। अब आ जाते हैं अपन लिबेल वर्सेस स्लेंडर। हालांकि मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं कि मानहानि लिखित में करोगे लेबल और अगर स्पोकन तरीके से करोगे तो आपके सिलेंडर। ठीक है सर, यहां सबको पढ़ना ही है क्या? रुक जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन कोई सॉल्व कर सकता है, कैसे जज बनोगे तुम लोग? अरे जस्ट ब्रिंग इट, ओ मिस्टर जस्ट ब्रिंग इट। एक काम करो, लिंकिंग लॉ पे सर्च करो हाउ टू बिकम अ जज, एक वीडियो बना हुआ है, वहां पे आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। अभी मामला चल रहा है टॉर्ट का, ठीक है, आओ फोकस करो यहां पे। देखिए तो डेफिनेशन क्या होता है? लेबल वर्सेस स्लेंडर। लेबल को बोलते हैं अपन लेख के द्वारा, स्लेंडर का मतलब होता है वचन के द्वारा, यानी कि बाय स्पीकिंग। तो जब लेबल में करते हो ना, अगर आपने लिखित में डेफिनेशन किया तो ध्यान रखना सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी। ये आपके एग्जाम का सवाल है कि व्हेन डेफेमेशन इज कमिटेड बाय लेबल, LIBL, यानी कि लिखित में आपने डेफेमेशन किया है, तो व्हाट प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड? नंबर 1, प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड इन द सिविल लॉ, प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड इन द क्रिमिनल लॉ। आपको पता है ना 499 IPC। तो यहां पे क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब होगा इंडियन पीनल कोड 499। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल है तो आप सिविल रेमेडी में जा नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी, याद है जो रखनी है।
ठीक है, तो सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग। और सिलेंडर के केस में क्या होता है, सिलेंडर के केस में कभी भी क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि 499 आईपीसी हमको यह कहता है कि लिखित में चीज पब्लिश है जो होनी चाहिए। तो सिलेंडर में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सिविल रॉन्ग यहां पर मामला बनेगा। इसके भी अपने आप में क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शन वगैरह हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति कह रहा है कि यार ये तो रेप का अपराधी है, तो क्या सिलेंडर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपने ऑफेंस का, आपके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, इसलिए वो बंदा कह रहा है, इसलिए वो बंदा वहां पे बात कह रहा है। ठीक है, उसके अलावा कॉन्टिजेंस से डीजेस, मान लीजिए कि उसकी कोरोना हो रखा है, तो आपने कह दिया और यार उसको तो कोरोना हो रखा है, तो क्या सिलेंडर में आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक है, सिलेंडर में आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती करवाना चाहते हो। अनचेस्टिटी, एडल्ट्री वगैरह का पॉइंट अगर मान ला आ जाता है, तो यहां पर हालांकि ये पॉइंट अलग चलता है, एडल्ट्री का केस चल रहा है तो मामला अलग है। अदरवाइज आप किसी महिला को ऐसा बोलते हो कि ये तो पवित्र नहीं है वगैरह वगैरह, तो मामला चला जा सकता है। और डिसऑनेस्टी, इनकॉम्पिटेंसी विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट। अब मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर सरकारी ऑफिस में बैठे हो, जबकि आप उसके लिए योग्य नहीं हो, जबकि मान लीजिए आपका प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं हो रखा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये तो ये बंदा योग्य ही नहीं था, तो सिलेंडर में नहीं होगा। तो कुल मिला के कहीं कहीं एक मेन सिया का एलिमेंट जो है ना, वो सिलेंडर में भी चाहिए, भले ही उसने उसको प्रकाशित है जो नहीं कर रखा हो। ये सारी बातें वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। अब मैं आपको लास्ट में दो बातों की ओर लेके चला आता हूं, और वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दो नहीं, इनफैक्ट तीन चीजें हैं, अच्छे से समझना। आपको टॉट की क्लास अच्छे तरीके से तब समझ में आएगी जब इस क्लास के तुरंत बाद आप मेरे साथ में 50 टॉट के एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन यहां नहीं, अनअकैडमी पर एक स्पेशल क्लास होगी आपकी। स्पेशल क्लास 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ठीक है, समर्पण पूरा है जी आपके लिए, पूरा समर्पण है और दिल से, जज्बात से है। इसलिए नहीं कि मतलब एक आपके सब्सक्रिप्शन आएंगे, अनअकैडमी का रेवेन्यू बढ़ेगा, इसलिए नहीं, दिल से और जज्बातों से आप लोगों से प्यार, स्नेह और सम्मान करते हैं, इसीलिए। तो इस क्लास के तुरंत बाद 50 स्पेशल एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और बिहार का अभी तक सारा का सारा पेपराथॉन 1.5 से 2 घंटे में हम खत्म करेंगे। तो मेरे साथ आप इसके तुरंत बाद अनअकैडमी ऐप की स्पेशल क्लास जो कि फ्रीली है, कनेक्ट हो जाना। वहां पे क्या पोल वोल का ऑप्शन आएगा और बढ़िया तरीके उसको डील अपन कर लेंगे। अब 3 चीजें हमें अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज यहां पर ये कि कुछ ऐसी लैटिन मैगजीन होती है, कुछ ऐसी लैटिन मैगजीन होती है जिनका क्या होता है, जिनका सीधा एग्जाम के अंदर कनेक्शन होता है। उबी, जस, एबी, रेमेडियम, है ना, सीना, आपके इंजीरिया सीने डैमनम वगैरह। तो ऐसी कई सारी आपको जो क्या देखने को मिलेगी, ऐसी लैटिन मैगजीन देखने को मिलेगी जिसका कनेक्शन टॉट के साथ होता है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, कुछ ऐसे अंग्रेजी के केसेस हैं जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इंग्लिश केसेस। ठीक है, सेकंड, ये आपको ध्यान, जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का मामला नहीं था, वैसे और भी कई सारे मामले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा, वो आएगा डेफिनेशन को लेकर। कई बार एग्जाम के अंदर क्या है, ये लोग क्या देते हैं कि बताओ, आपको दो स्टेटमेंट की एक लाइन दे दी, अब बोलेंगे बताओ ये किसने कहा था। अब कई सारे ऐसे अंग्रेज लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ अलग अलग बात है जो कह रखी है, और आपको 4 ऑप्शन ABCD में से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो वो काम भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी ये 3 काम अगर हमने ढंग से कर दिए और उसके बाद हमने MCQ सॉल्व कर दिए, तो कहीं कहीं हमारा आत्मविश्वास जग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जितना पढ़ा है उसके अलावा टॉट का एक भी सवाल बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ आप टॉट का पेपर अटेंड कर पाओगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको लीगल मैगजीन के टॉपिक पर लेके आ जाता हूं। यस, सो ये रही वो लीगल मैगजीन, कुछ सेलेक्टेड लीगल मैगजीन आपके लिए है, और इनके रिलेटेड केसेस भी मैंने यहां पर मेंशन है जो कर रखे हैं। मैं इसको जूम आउट कर दूं क्या? ये देखिए, अब यहां पर कौन कौन सी लीगल मैगजीन का क्या क्या कनेक्शन है। जैसे सबसे पहले रेस इप्सा लोकेटर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट विशेष ध्यान से सुन लो। आप लोगों के केस के अंदर लीगल मैगजीन में अंग्रेजी भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, रेस इप्सा लोकेटर, ये अपने आप में एक रूल ऑफ एविडेंस है। क्या कहता है ये कहता है कि चीजें अपने आप में बोलती है, चीजें अपने आप में क्या है, बोलती है। ये बात आती है रेस इप्सा लोकेटर। बिल्कुल शेयर कर दूंगा मैं, हरियन जी, आप निश्चिंत रहो, आपको पूरी की पूरी फाइल शेयर हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए।
अभी एक बार आप कनेक्ट हो जाओ, और हाँ बस आपसे इतना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से मुलाकात जरूर करूंगा पटना के अंदर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि इस निर्जीव कैमरे के अंदर जो लोग सजीवता के साथ और डेडिकेशन के साथ बैठे ना, उनसे फेस टू फेस मुलाकात हो पाएगी। तो आप लोग 4 तारीख को शाम को 5 बजे एग्जाम से फ्री होके जरूर मिलना, बस इतना आप लोगों से चाहता हूं मैं, ठीक है। रेस इप्सा लोकेटर रूल ऑफ एविडेंस है कि मतलब थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, चीजें अपने आप में बोलती है। तो ये बात यहां पर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लो एक बंदे की कार पार्किंग में खड़ी है और पार्किंग का कांच टूटा हुआ है, और कार के जस्ट पास में एक बंदा खड़ा है, बंदे के हाथ में एक बेसबॉल का बैट है, तो क्या बोलेंगे इसको? तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि कहीं कि ये जो है रेस इप्सा लोकेटर, उसने ही कार को डैमेज किया होगा। ये पॉइंट वहां पे एप्लीकेबल है जो होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सड़क पे जोर जोर से डीजे बज रहा है, एक बंदा आपको दिखा दे रहा है, गाड़ी के ऊपर डीजे लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि यही बंदा क्या कर रहा होगा, अपने आप में एक तरीके से जो है डीजे बजा रहा होगा, ठीक है जी। तो रेस इप्सा लोकेटर ये अपने आप में एक रूल ऑफ एविडेंस है। अच्छा, एक है क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कई बार क्या होता है कि जो एक्ट आपके बिहाफ पर किया गया है वो डीम्ड माना जाता है कि वो एक्ट आपने किया है ना। तो यहां पर ये बात आपके सामने एप्लीकेबल है जो हो जाती है, ठीक है। तो क्वी फेसिट पर एलम फेसिट पर से आपके विकेरियस लायबिलिटी की बात करता है, प्रतिनिधिक दायित्व के संबंध में ये नियम आपका लागू है जो होता है। तीसरा वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी। इसका मतलब तो आप जानते हो कि जहां पर आपने खुद अपनी कंसेंट दे दी है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, आप इंजरी क्लेम नहीं कर सकते, इंजरी के आधार पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट साइंटी नॉन फिट इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटी, देखो साइंटी वर्ड बनाए साइंस से, साइंटी वर्ड किससे बनाए? साइंस से। साइंस का मतलब होता है नॉलेज, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है, इसका मतलब आपने कंसेंट दे दी? नहीं। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है, इसका मतलब आपने कंसेंट दे दी, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये इसका मतलब होता है साइंटी नॉन फिट इंजरिया, यानी कि मियर नॉलेज, आपके पास सिर्फ नॉलेज है तो मियर नॉलेज डज नॉट इंप्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। तो आपको नॉलेज, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंसेंट है जो दे दी है, यहां पर आप रिस्क है जो लोगे। अच्छा, अब समझना, एक्टियो पर्सोनलिस मॉनिटर कम पर्सोना। अब ये सेंटेंस दिख बड़ा खतरनाक रहा है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा आसान है। इंसान के साथ इंसान का एक्ट भी मर जाता है, ये सुना है आपने? इंसान के साथ इंसान का एक्ट भी मर जाता है, उसके जितने भी बुरे कर्म अच्छे कर्म है सब खत्म हो जाते हैं। तो वही बात यहां पर लागू है जो हो रही है। एक्टिव पर्सन इज मॉनिटर कम पर्सोना, इफ अ पर्सन डाई हिज पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाई विथ हिम। तो उसका जो पर्सनल अधिकार है वो भी क्या हो जाता है? खत्म है जो हो जाता है, ठीक है। चलिए, ओके नाउ उसके बाद में डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट, ये क्या होता है? राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल कंपेंसेशन इज पेड। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस का मतलब आपके पास में आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। डैमेज का मतलब जो भी आपको नुकसान हुआ है ना। तो डिस्ट्रेस डिजेंट फिजेंट का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, किसी चीज को होल्ड करके रखोगे जब तक आपका कंपेंसेशन पे नहीं होता। आप लोगों को राइट टू लियन पता है? ये राइट टू लियन है और कुछ नहीं है। ये जो आपके डिस्ट्रेस का मामला ना, ये नथिंग बट इट्स राइट टू लियन, जिसको अपन हिंदी में धारण अधिकार बोलते हैं, कि आप किसी चीज को तब तक होल्ड करके रख सकते हो जब तक उसका पेमेंट आपके पास नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं मेरी गाड़ी ठीक कराने गया, मेरे पास गाड़ी नहीं है अभी, क्या ठीक कराने गया? मार्कर ठीक करवाने गया। मार्कर ठीक कराने गया, मैंने मार्कर उसको पकड़ाया, उसने ठीक कर दिया। अब बोलता है 500 रुपए। मैंने कहा 500 रुपए तो नहीं दूंगा। तो उसने बोला जब 500 रुपए लाओगे तो मार्कर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन? राइट टू लियन। लेटिन भाषा में इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटिन भाषा के अंदर इसको अपन क्या देंगे यहां पर? डिस्ट्रेस डैमेज फिजेंट। ये वाला आपको पता है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्सा, ये भी थोड़ी देर पढ़ा कि अगर बिल्कुल स्लाइट हार्म है, सेक्शन 95 आईपीसी, तो स्लाइट हार्म के लिए आपको कोई भी केस दर्ज कराने की अधिकार नहीं मिलता। लास्ट में उबी जस्ट इबी रेमेडियम, जहां पे आपके पास राइट है, उस राइट का अगर वॉयलेशन है तो आपको रेमेडी भी मिलेगी। जहां पे अधिकार है तो वहां पर उसके वॉयलेशन के लिए आपको क्या मिलेगा? रेमेडी भी मिलेगा। तो मोटा मोटी ये कुछ मैगजीन है जो मेरे को लगता है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन मैगजीन के संबंध में आपसे दो चीजें पूछ ली जाती है। एक तो ये कि कई बार आपसे इनका केस पूछ लिया जाता है। अब जैसे मान लो, देखो ये आपका लेटिन मैगजीन था, कौन सा लेटिन मैगजीन? रेस इप्सा लोकेटर। अब इसके संबंध में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभगवंती,
तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सु भगवंती वाला जो मामला है वो आपके रेस इप्सा लोकेटर से क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है। इसके अलावा जैसे डैमनम सिने इंजरिया, इंजरिया सिने डैमनम। अब डैमनम का मतलब होता है डैमेज, सिने का मतलब होता है विदाउट, इंजरिया का मतलब होता है इंजरी। ठीक है, यानी कि आप अगर डैमेज क्लेम कर रहे हो और एक्चुअल में आपको लीगल इंजरी हुई नहीं है तो क्या कोर्ट आपको रिलीफ देगा? नहीं देगा। आपको इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेजेस नहीं हुआ तो क्या कोर्ट आपको रिलीफ देगा? बिल्कुल देगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं, डैमनम सिने इंजरिया, यानी कि सिर्फ डैमेजेज है, इंजरी नहीं है, नो रिलीफ। इंजरिया सिने डैमनम, इंजरी हुई है, डैमेजेस नहीं हुए तो आपको कोर्ट के द्वारा रिलीफ मिलेगा। पड़ोसी रात को जोर जोर से डीजे बजा रहा था लेकिन फिर भी आपके कान बहरे नहीं हुए, कान का पर्दा नहीं फटा हुआ है, तो क्या कोर्ट आपको रिलीफ देने से मना कर देगा? क्या नहीं, कोर्ट आपको तब भी क्या करेगा? रिलीफ देगा। ठीक है, ये लेटिन मैगजीन आती है। तो यहां पर मैंने कुछ केसेस लिखे हैं जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया, तो यहां पर आपको ये हेनेंस वर्सेस हेनेंस हार्फोर्ड का जो मामला है वो एप्लीकेबल यहां पे करवाना है। जैसे आपके सेंटी नॉन फिट इंजरिया, यानी कि मियर नॉलेज डज नॉट इंप्लाई द कंसेंट टू टेक रिस्क, स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर, स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर, ये आपके सेंटी नॉन फिट इंजरिया का मामला क्या करता है? एप्लीकेबल है जो करवाता है। इसके अलावा अगर यहां पर अपन केसेस की बात करें तो कुछ केसेस की लिस्ट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अब जैसे ये केसेस हैं, विद्यावती वर्सेज राजस्थान वाला मामला या कस्तूरीलाल वर्सेज यूपी वाला मामला, ये किससे कनेक्ट होता है? स्टेट ऑफ विकेरियस लायबिलिटी। और ये जजमेंट किसने दिया था? खासकर आपके ये कस्तूरीलाल वर्सेज यूपी, नहीं ये यहां पर गलत है, ये इधर कनेक्ट होगा। ब्लैक बॉर्न जो है ना, जस्टिस ब्लैक बॉर्न, वो इस मामले में थे, जस्टिस ब्लैक बॉर्न यहां पर नहीं थे। ठीक है, तो विद्यावती कस्तूरीलाल विकेरियस लायबिलिटी का मामला, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, कौन जज थे? जस्टिस ब्लैकबॉर्न थे यहां पर। ठीक है, अब्रनाथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का फेमस केस है। ये आपके डोनोगी आर स्टीवर्सन, ये कौन सा केस है? ये आपके ड्यूटी टू टेक केयर, फंडामेंटल टेस्ट है कि भाई आपको केयरिंग दिखानी चाहिए थी कि नहीं दिखानी चाहिए थी, आपको प्रॉपर तरीके से केयर प्रिकॉशन रखना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था, वो बात यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। सर अपना फुल डिटेल के साथ सर को एसएमएस कीजिए। क्या हो गया भाई, क्यों एसएमएस कर रहे हो? क्या लीगल नोटिस भेज रहे हो? क्या हमसे कोई गलती वलती हो गई क्या? अगर खफा हो तो मामले को दफा करो। ठीक है, आइए वापस बताइए मेरे को, इससे कनेक्ट हो जाओ। नाउ द री पॉलिमिस फर्नेस विथी एंड कंपनी, अब यहां पर री का मतलब एक तरीके से रेफरेंस पे, तो ये सारे अंग्रेजी के मामले हैं जी। तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, डायरेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि भाई रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस था कि नहीं था, ये कंफर्म करने के लिए हम चेक करते हैं कि जो डैमेजेस है वो डायरेक्ट थे कि नहीं थे, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो री पॉलीमस वाला मामला, एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपके एब्सोल्यूट लायबिलिटी से कनेक्ट होता है। आपके लुमले वर्सेस गए, तो ये जो लुमले वाला मामला है ये अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड बड़ा प्यारा है, अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार लोगों को बैठे बैठे खलबली होती है, दो लोग बेचारे शांति से अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे होते हैं तो उनको लगता है अरे यार सब शांति से कैसे हो रहा है। तो एक बंदा दूसरे के पास जाता है, उसको बोलता है यार तुझे है ना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना चाहिए, उसने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को बहुत कम रुपए के अंदर परफॉर्म करवा रहा है। अब उसके बहकावे में आके दूसरा बंदा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लेता है, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो बोला जाता है। सर आपसे कॉन्टेक्ट करना है, अगर कॉन्टेक्ट करना है तो टेलीग्राम पे मैसेज डालो @तनसुख सर, नाम की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, मैसेज पहुंच जाएगा मेरे पास। बराबर? सर मेरे को टेलीग्राम चलाना नहीं आता, तो सीख लो भाई, थोड़ा तो टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहां पर अपन ये आपके लूमले वाला केस अबेटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आर वर्सेस विलियम्स, ये आर विलियम्स का मामला कौन सा है कि अगर आप इंटर कोर्स के लिए सबमिशन दे दो इसका मतलब आपकी वॉलंटरी कंसेंट नहीं है। ये मामला बड़ा अजीबोगरीब था, टीचर ने एक माइनर स्टूडेंट के साथ में जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, रेप कमिट किया, और टीचर का ये कहना था कि उस लड़की ने उसको खुद को सबमिट कर दिया था। तो सबमिट करने का मतलब कंसेंट नहीं है। आपको तुकाराम वाला मामला तो पता ही है ना, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसके जैसा ये मामला यहां पे कनेक्ट होता है कि मियर सबमिशन टू इंटरकोर्स इज नॉट अ कंसेंट। बराबर? ठीक है, चलो
तो ऐसे कई सारे केसेस हैं और भी कई सारे पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं, लेकिन यहां पे नहीं, कहां पे करने वाले हैं अपन स्पेशल क्लास के अंदर करेंगे। अब मैं आपको फाइनली फटाफट 2-3 बातें बता देता हूं। एक तो बात यह कि आज रात को 12 बजे तक अगर आप जुडिशरी की तैयारी अच्छे से हमारे साथ करना चाहते हो देन मोस्ट वेलकम। आपके पास आज रात को 12 बजे तक, आज 26 में ही है, 50,000 के आसपास आप 12 महीने का जुडिशियल सब्सक्रिप्शन ईएमआई के अंदर भी ले सकते हो, ईएमआई में कन्वर्ट भी करा सकते हो। 2,500-3 हजार मंथली ईएमआई से आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू चल सकती है। ठीक है, लिंकिंग कोड के साथ करना है ताकि आपको लिंकिंग ऐप का एक्सेस भी, जो लिंकिंग स्टडी मटेरियल है उनका ऑनलाइन एक्सेस भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आप अपने मोबाइल पर लिंकिंग के जो स्टडी मटेरियल है उनको भी ऑब्जर्व कर सको। लिंकिंग चार्ट, पेपराथन, हर स्टेट के पेपराथन, ईच एंड एवरी स्टेट के पेपराथन, और साथ साथ में फ्यूचर में आने वाले लिंकिंग नोट्स वगैरह भी। ठीक, फिर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 36,000 के अंदर। अब ये सिर्फ आपके डिस्काउंट के साथ है। अब भविष्य के अंदर अनअकैडमी का प्राइस इन्फ्लेट होगा, जो कि हर साल के अंदर एक बार होता ही होता है, तो उससे पहले आप इसका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। मैं यहां पर एक बात और समझा देता हूं, महाराष्ट्र की जो जुडिशरी है उसके लिए एक स्पेशल रिकॉर्डेड कोर्स आपके बीच में आ रहा है, जस्ट 14,000। ये कोर्स किसी और का नहीं, मेरे ही पुराने वाले लेक्चर्स जो हैं वो इसके अंदर आपके इनबिल्ट किए गए ताकि 3 महीने में कैंडिडेट्स पूरी तैयारी कर सके, क्योंकि रेगुलर लाइव क्लासेस तो मिनिमम 12 महीने की तैयारी मांगती है, मिनिमम 12 मंथ। तो ये पॉइंट साथ साथ में रहेगा। हमारे लिंकिंग लॉ का परिवार 2 लाख क्रॉस कर चुका। ये अपना लास्ट बैच लॉन्च हुआ था और फ्यूचर के अंदर जून महीने में एक नया बैच और आएगा। ठीक है, आप उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो आपके एक तरीके से वैलिडिटी बेस्ड है, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको वहां पे जो मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ मेंस के लिए जजमेंट राइटिंग का स्पेशल बैच ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल मियर नॉमिनल से नॉमिनल 5,000 कॉस्ट के अंदर। ये भी आप अनअकैडमी ऐप से प्लान कर सकते हो, या फिर ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी शाम को 6:15 बजे क्लासेस वगैरह चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट, आपके सामने तो है ही। सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, 4 जून डेट नोट कर लेना। एग्जाम के बाद आपके 2 बजे का सेकंड बारी का पेपर स्टार्ट होगा, तो शाम को 5:30 बजे हम लोग क्या करने वाला है, एक मस्त ऑफलाइन इवेंट करेंगे, पेपर डिस्कशन उसमें करना है। साथ ही साथ में मेंस का स्ट्रेटजी अब क्या रखना है आगे से उसकी प्लानिंग करनी है, और एक गेट टुगेदर होगा जहां पर मैं आप लोगों के लिए मेंस की एक बुकलेट भी लेके आ रहा हूं, एक स्पेशल बुकलेट भी लेके आ रहा हूं। तो अगर आपने गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म में आपको टेलीग्राम के बिहार लिंकिंग ग्रुप में शेयर करने वाला हूं। बस इतनी सी ख्वाहिश है, इस लिस्ट को जितना बड़ा सके बढ़ाना है और आपका नाम इसके अंदर शामिल करना है। मिलता हूं आपसे 9 o'clock अनअकैडमी स्पेशल क्लास के अंदर। आपके मन की कोई भी बात हो, सिर्फ एक टीचर के नाते नहीं, आप एक दोस्त के नाते भी, एक ब्रदर के नाते भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई विल बी देयर, जहां तक मुझसे संभव होगा मैं आपको असिस्ट जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू।